2029 तक मोर देन 50% लोग या तो ओवरवेट होंगे या फिर ओबीज होंगे, और उसमें से भी 20% लोग हैं वो सीवियर ओबीज वाली उसमें क्लासिफाइड जो भी हैं वो सीवियर पहुंच जाएंगे। हाँ, वो सीवियर पहुंच जाएंगे। 20% बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब बाकी जैसे 4 साल आप वहाँ पे रहे हो और यहाँ पर क्रॉसिंग में काफ़ी साल से रन कर रहे हो, एक्चुअली क्या डिफरेंस लगा दोनों जगहों में? कैसे, क्या फॉर्मेट वहाँ का है, क्या वहाँ का है? अरे यार, मैं पता है मैं बोलूँ चबी था मैं, लेकिन जब मैं जाता था ना वहाँ पे उसमें मतलब कैंप में, वहाँ से ऐसा होकर आता था भाई, वहाँ से एकदम काला है ना। और मतलब जिस दिन मैं अपने घर के कपड़े पहनते थे ना, ऐसा लगता था कि पता नहीं 3-4 किलो वेट कम कर लिया मैंने, मतलब उसमें से। और मम्मी रोने लगती थी कभी कभी। तो एनसीसी होती क्या है इसमें यार, नेशनल कैडेट कोर बोलते हैं इसको। तो ये एक तरह से जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बैक्ड बाई आर्मी और गवर्नमेंट बोल सकते हो आप एक तरह से। तो इसमें आप ये स्कूल कॉलेजेस के लेवल पर होती है। तो हम लोग इसमें खुद से ही जाके पार्टिसिपेट करते हैं। रनर मतलब मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको रनिंग का, क्योंकि मैंने यंग एज में कभी रनिंग नहीं की, मैंने अभी स्टार्ट की है रनिंग, और लास्ट 3 ईयर से ही कह सकते हो आप। तो अगर नया है मेरे जैसा या कोई और नया रनर है, तो या रनर नहीं है, स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या टिप्स दोगे आप? उस 4 घंटे के ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाएंगे वो, कि जो भी वेपन्स हैं, वेपन्स के बारे में सिखाएंगे, कैसे असेंबल करते हैं, कैसे उसको अनअसेंबल करते हैं, उसको रियल गन्स को उसमें LMG वगैरह, मतलब इसमें 6 पार्ट में उसको मतलब अनअसेंबल किया था। फिर उसमें बहुत अच्छा था इसमें। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं गौरव, जो कि हमारे ग्रुप के वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर हैं, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है फास्ट रनिंग में। बहुत सारी ट्रेनिंग हमने साथ में की हुई है, और उसके साथ साथ इन्होंने न्यूट्रिशन एंड फिटनेस में डिप्लोमा भी किया हुआ है, और अभी एक अपनी कंपनी रन कर रहे हैं जिसमें लोगों को हेल्प करते हैं वेट लॉस में, और थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं उसमें लोग हेल्प करते हैं। मेरा आज उनको बुलाने का मेनली यही पर्पज़ है कि हम थोड़ा इस टॉपिक पर भी डिस्कस करें, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी सब चीज़ों को लेकर। तो आज हम इस पर काफ़ी सारा अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। तो गौरव भाई, तो बताइए आपकी कैसी लाइफ रही है, और सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा आपके बचपन के बारे में कि कैसे आपका बचपन गुजरा है। थैंक यू जैकी। तो यार बचपन में तो मैं चबी ही रहा हूँ, मतलब उसमें ऐसा कुछ वो नहीं था कि मैं बहुत फिट था और बहुत ही मतलब एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं चबी रहा हूँ और ठीक ठाक वेट था अपना। तो स्कूल में मतलब तो मेन चीज़ क्या थी कि जब इसमें स्कूल में था तो उसके सामने एक बड़ा ग्राउंड था। तो मेनली फोकस ये था कि यार किसी भी तरह से इस ग्राउंड में जाना है, है ना। तो उस ग्राउंड में जाने के का पूरा रहता था कि यार क्लासेस ख़त्म हुई, ग्राउंड में पहुंच गए, कई बार क्लासेस गए नहीं गए, तो वहाँ पे मतलब यही रहा कि यार उसमें क्रिकेट खेलना है, जैसे कि इंडिया में हर दूसरा तीसरा बंदा खेलता है, ऐसे ही खेलना है। तो अपना कोई गोल नहीं था कि यार क्रिकेट में बहुत अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है, कोई स्पोर्ट्स, उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कुछ खास नहीं थी बचपन से, है ना। तो क्रिकेट में खेलता था, अच्छे से खेलता था, पूरे उसमें मज़े से एकदम। तो उसके अलावा कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, जैसे NCC में मैंने पार्टिसिपेट किया, और स्काउट में मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व रहा उसमें। और क्या यही रहा यार बचपन। तो बाकी खाने का बहुत शौक था मुझे। तो बाहर की चीज़ें मैं कम खाता हूँ, मतलब अभी भी कम ही खाता हूँ। तो लेकिन मेरे को मीठे का बड़ा शौक था बचपन में। तो अभी भी है, लेकिन अभी मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। पहले कोई कंट्रोल नहीं था, बच्चे थे तो ना समझ नहीं, हाँ समझ भी नहीं होती, घर वाले भी मतलब कुछ कहते नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं था। और मेरा थोड़ा सा फ्रेम ठीक ठाक था, तो मैं इतना लगता नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था मतलब मैं, क्योंकि मैं खेलता था, बहुत ज़्यादा खेलता था। मैं सुबह निकल गया, शाम तक खेल ही रहा हूँ, और खाना मिला नहीं मिला, लेकिन फिर जाके मैं पूरा कर लेता था उस चीज़ को। बढ़िया है। बाकी आपने NCC का भी जिक्र किया बीच में, तो आपने NCC वगैरह किया हुआ है, क्या होता है थोड़ा बताओ आप, जिनको नहीं पता है वो भी समझेंगे। यार NCC, हाँ मतलब काफ़ी लाइफ चेंजिंग रहा है मेरे लिए NCC, और मुझे ऐसा लगता है जो मेरा कोर बना है उसमें NCC का बहुत बड़ा रोल रहा है। डिसिप्लिन जो लाइफ में आया उसका NCC का बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब इसमें NCC होती क्या है इसमें यार, नेशनल कैडेट कोर बोलते हैं इसको। तो ये एक तरह से जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बैक्ड बाई आर्मी और गवर्नमेंट बोल सकते हो आप एक तरह से। तो इसमें आप ये स्कूल कॉलेजेस के लेवल पर होती है। तो हम लोग इसमें खुद से ही जाके पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि मेनली गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है, स्कूल और कॉलेजेस में होती है। तो हम खुद से जाते हैं उसमें, जो भी उसका हर साल कुछ ना कुछ रहता है कि यार कुछ कि NCC में जाना है मुझे, तो खुद से आके बंदा अपना इंटरेस्ट शो करेगा उसमें। तो फॉर्म फिलिंग कुछ ऐसा रहता होगा? फॉर्म तो कुछ नहीं रहता, वहाँ पे देखते हैं हाइट क्या है, वेट क्या है। तो मेरा दोनों ही मतलब कम था। तो मेरा हाइट और वेट, लेकिन मुझे ना, मैं थोड़ा पढ़ाई में ठीक ठाक था। तो कुछ टीचर्स जानते थे। तो जो इसमें ना 2 डिवीज़न होती हैं, एक जूनियर डिवीज़न होती है, एक सीनियर डिवीज़न होती है। तो जूनियर में ऐसा कुछ खास नहीं पूछते वो, कि यार कुछ चीज़ें पूछते हैं वो, हाइट वेट का इतना रहता नहीं है जूनियर डिवीज़न में। तो मैंने दोनों किया है, जूनियर और सीनियर डिवीज़न किया है मैंने। तो मैंने 5 साल करीब मैंने NCC किया है।
तो इसका फॉर्मेट बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है इसका। तो उसमें क्या होता है कि हर एक जो भी टाउन और सिटी होता है उसमें एक बटालियन होती है। वहाँ पे कुछ आर्मी के डिफेंस के लोग होते हैं, जो कि मेनली जो मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे कि जो जिसको इंजरी हो जाती है, जैसे कि वहाँ पे कारगिल में जो लोग लड़े थे वहाँ पे उस वो वाले काफ़ी फौजी जिनकी इसका थंब नहीं है, किसी की फिंगर नहीं है, किसी के उसमें कुछ वैसे भी होते हैं कि जो थोड़ा सा उनकी एज हो गई है। वहाँ पे कुछ अच्छे जो ऑन ड्यूटी वाले भी रहते थे कि वहाँ पे जिनकी ड्यूटी है, तो बटालियन रहती है वहाँ पे। जैसे मैं 40 यूपी बटालियन में, मतलब सिकंदराबाद एक जगह जहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई है, तो वहाँ पे था। तो इसका क्या रहता था कि वीक में 3 दिन आपकी इसमें क्लासेस होती थी, मतलब एक तरह से हाँ ट्रेनिंग होती थी आज में। तो उसमें आपको मार्च करना सिखाएंगे, सल्यूट कैसे करते हैं वो चीज़ सिखाएंगे, और उसमें जो भी उनकी चीज़ें होती हैं एजुकेट करते हैं आपको, सोसाइटी के लिए एजुकेट करते हैं। बहुत सारे मार्च होते हैं जो करवाते हैं अवेयरनेस के लिए सोसाइटी में। उसके अलावा जो मेन पार्ट जो आता है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने सीखी, तो इसमें कैंप्स होते हैं। तो कैंप में क्या होता है कि यार 10-12 दिन के आसपास का एक कैंप होता है। तो उस कैंप में पूरा आर्मी ट्रेनिंग होती है यार उसमें पूरी हाँ। जैसे कि मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सुबह 4 बजे उठा देंगे। पहले तो एक रूम होगा, तो ज़्यादातर जो जगह जो चूज़ करते हैं, क्या तो क्लासेस बंद हो चुकी होती हैं उसकी किसी स्कूल की, मतलब कोई ऐसा एरिया जो कि सिटी से थोड़ा दूर हो, हाँ मतलब जंगल में एरिया हो पूरा का पूरा। तो बड़े बड़े रूम्स होते थे पहले, जैसे स्कूल्स के मतलब होते थे हाँ। तो वहाँ से जो एक रूम में आपके 30-40 लोग हैं इसमें। आप घर से अपना बेड लेके जाओ, घर से अपना सामान लेके जाओगे, 12 दिन के लिए आप वहाँ पे चले गए। आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, लेकिन वो भी फर्स्ट मतलब 4-5 डेज तो नहीं आते थे वो। तो उसके बाद फिर वो, तो उसकी फॉर्मेट क्या था उसका कैंप्स का, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सुबह आपको 4 बजे उठा देंगे, पीटी परेड कराएंगे, वहाँ पे आपको रनिंग कराएंगे, पुशअप्स कराएंगे, जो भी एथलेटिक एक्टिविटी होती है आपको कराएंगे वो। आप 6 बजे वापस आओगे, फिर आप ब्रेकफास्ट करोगे, बहुत गंदा ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो हम मतलब वेट करते हैं कि किस दिन हमें एग मिल जाए, है ना, क्योंकि एग ही ऐसी चीज़ थी जो हम खा पाते थे, बाकी तो कुछ ऐसा मिलता नहीं था। क्या मिलता था फिर ब्रेकफास्ट यार? चाय की मिलती थी एक, तो वो चाय पानी होती थी, गर्म पानी, उसमें चीनी डली होती थी। तो और एक थोड़ा सा मतलब सिटी से दूर है तो एक्सेसिबल कुछ भी नहीं है ना, आपके पास फ्रूट्स है ना कुछ है, पैसा है नहीं आपके पास उस टाइम पे। तो वहाँ पे गए आप, अपने जो भी मिला खा लिया। तो कुछ लोग तो बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन मेरा थोड़े नखरे थे। मैं घर में मतलब अकेला बच्चा था, तो मेरे बहुत नखरे थे। तो फर्स्ट कैंप तो मेरा ऐसे ही गया था। तो वहाँ पे आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आप आगे वापस, फिर 8 बजे आपको फिर से बुला लिया, फिर आपकी 4 घंटे की ट्रेनिंग होगी। उस 4 घंटे की ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाएंगे वो, कि जो भी वेपन्स हैं, वेपन्स के बारे में सिखाएंगे, कैसे असेंबल करते हैं, कैसे उसको अनअसेंबल करते हैं, उसको रियल गन्स को उसमें LMG वगैरह, मतलब इसमें 6 पार्ट में उसको मतलब अनअसेंबल किया था। फिर उसमें मैं बहुत अच्छा था इसमें। हाँ, मैं मतलब चुटकियों में कर लेता था पूरे वेपन्स की मैगजीन में कैसे गोलियां अंदर डालनी है। उसमें एक शूटिंग रेंज होती थी, वहाँ पे शूटिंग कराते थे उसमें, वहाँ पे हाँ मतलब पूरा अच्छा फॉर्मेट था उसका। पूरी आर्मी ट्रेनिंग होती थी अच्छे से। मार्च करना सिखाते थे, मार्च में मैं नंबर 1 था अपने वहाँ पे। मतलब पायलट वगैरह बनते थे। जैसे कोई गेस्ट आया वहाँ पे, कोई ब्रिगेडियर आया, कोई बड़ी रैंक का बंदा है, तो उसके साथ जो स्टिक लेकर चलते हैं कि मार्च करते हैं। मैं बहुत अच्छा था मतलब उसमें, मुझे बहुत मतलब वहाँ से अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिलता था मुझे। तो 4 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 12 बजे आप फ्री हुए, फिर आपके पास फिर 3 घंटे के 4 घंटे हैं, उसमें आपको नहाना भी है ना। उसमें जो भी दिन की चीज़ें रहती हैं, रेस्ट तो कर ही नहीं सकते आप। रेस्ट का तो उसमें सीन ही नहीं होता। फिर आप वहाँ पे पास में सिर्फ एक ही नल है, ठीक है, जो मेरे कैंप्स होते थे। अब वहाँ पे भीड़ लग जाती थी, वहाँ पे सीनियर जो बंदे होते थे वहाँ पे होते थे। तो वहाँ से फिर आप भागते थे, 12 देखते थे कहाँ पे जो हाँ खेतों में 12 मिल जाए, कि रिवर मिल जाए, कहीं पे कुछ पानी मिलना चाहिए आपको, क्योंकि आपको सारी चीजें उसी 4 घंटे में करनी है, और आपको लंच भी करना है उस 4 घंटे में। शायद खुद धोने पड़ते होंगे कपड़े तो यार वो मतलब मैंने कई बार ऐसा हुआ कि जो पहने ना, वो जो उसमें यूनिफॉर्म होती थी आर्मी वाली, तो मैंने 10 दिन तक वही 2 यूनिफॉर्म में काम चला लिया। मेरे अपने कपड़े पहने ही नहीं मैंने कभी, क्योंकि वहां होता कि यार जैसी 12 बजे खत्म हो गया ना, भागना है भाई उसमें और जाके तो गंदे से पानी खा, कुछ भी मिल गया ना उसमें डुबकी मार लेते। नहाए हुए भी 2-3 दिन हो जाते थे मैं, क्योंकि यार दूर जाना पड़ेगा ना। समझ रहा हूं मैं, दूर जाओगे तो आपको लंच नहीं मिलेगा। अब लंच करोगे तो फिर आपके टाइम हो जाता है, क्योंकि लंच भी लाइनें लगती थी लंबी उसमें, कि यार टोकरे में मिलता था वो गंदी, इतनी मोटी रोटियां, इतना बड़ा तवा रहता था उस पर, ऐसी रोटी फेंकते रहते थे, उसको उठाओ खा लो, ऐसे वाला था उसमें। वो गंदी सी उसमें दाल रहती थी। तो वो आपका हो गया, 4 घंटे आपने कर लिया। उसके बाद शाम को आए, फिर आपका 4 बजे आपको फिर से करते थे, फिर से आप इकट्ठे हो जाते थे वहाँ से। फिर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करोगे,
तो उसमें वॉलीबॉल होगी, फुटबॉल होगी, क्रिकेट तो है नहीं होता था आई गेस, मुझे याद नहीं यार क्रिकेट वगैरह होता था वहाँ पे नहीं। तो फिर वो करोगे, फिर 6 बजे आप फ्री हो गए, फिर आपको शाम की चाय मिलती थी वहाँ पे। वो शाम की चाय की बहुत सारी स्टोरीज हैं, वो बाद में कभी मैं कवर करूंगा उसको। बट आपको चाय मिलेगी, फिर उसके बाद फिर साथ में बिस्किट पार्ले जी के। वो उस टाइम ऐसा होता जन्नत होती थी, हम वेट करते थे लंच से ज़्यादा, हम इवनिंग का वेट करते थे। और हम चोरी करके लाते थे यार कि जो हमें मिलता था ना टोकरा ले आते थे हम कि हमारे इतने लोग हैं, 35 लोग हैं हमारे इसमें जो हमारे रूम में, इसके हमें चाय और वो चाहिए। तो चाय पे फोकस किसी का नहीं था, सबका पार्ले जी फोकस था कि यार हम पार्ले जी 2-4 एक्स्ट्रा मिल जाए। और जो लेने जाता था उसके मजे थे उसके कि यार वो 2-4 पार्ले जी रास्ते में छुपा लेता था, कभी हमारी भी ड्यूटी लगती थी इसमें। सही बात है। तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बाद ये वाला हमने चाय वाय पी, उसके बाद फिर से 8 बजे इकट्ठा कर लिया, तो उसको रोल कॉल बोलते थे उसको। तो वहाँ पे उसमें फिर सारे दिन के अपडेट्स क्या होते थे, नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, और कुछ गड़बड़ हुई है नहीं हुई है। बहुत गालियाँ देते थे ये लोग, जो आर्मी के पता ही है यार, बहुत गालियाँ देते थे ये लोग। और किसी को भी वहाँ पे अगर किसकी आवाज़ भी आ गई ना, ऐसे निकालेंगे, फ्रंट रूल लगवाएंगे, डड्डू चाल करवाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब पूरा आर्मी ट्रेनिंग थी पूरी प्रॉपर पनिशमेंट्स भी ऐसे मिलते थे। अरे यार मैं पता है मैं बोलूँ चबी था मैं, लेकिन जब मैं जाता था ना वहाँ पे उसमें मतलब कैंप में, वहाँ से ऐसा होकर आता था भाई, वहाँ से एकदम काला है ना। और मतलब जिस दिन मैं अपने घर के कपड़े पहनते थे ना, ऐसा लगता था कि पता नहीं 3-4 किलो वेट कम कर लिया मैंने मतलब उसमें से। और मम्मी रोने लगती थी कभी कभी तो कि यार कितना पतला हो गया, मतलब इसमें हाँ मतलब बहुत अलग लेवल का होता था यार की टॉर्चर ही एक तरह से। वो बच्चा जो बेचारे 7th क्लास में 8th क्लास में बच्चा, उसका ऐसे कर रहे हो, बट उसमें मजा बहुत आया यार उसमें ना। वहाँ से बहुत कुछ सीखा, एक तो आर्मी से डिसिप्लिन सीखा वहाँ से, ठीक है, और वहाँ से क्या कहते हैं एजुकेशन अवेयरनेस बहुत आई वहाँ से, है ना। एक कोर बना जो मैंने अभी बोला भी है कि जो मेरा, जैसे आपने बोला फास्ट रनिंग करता है, मुझे एक बहुत बड़ा रीज़न लगता है कि मैंने उस तरह की ट्रेनिंग की है। मेरी मसल मेमोरी है उस तरह की, जहाँ पे मैंने पीटी परेड करी है। वो पता है जैसे हम अभी जूते पहनते हैं ना, ये जूते नहीं होते थे वहाँ पे, वो तो व्हाइट कलर यार व्हाइट कलर के वो लंबे से जूते, और उसमें हम भाग रहे हैं, उसमें सोल भी कुछ कुशनिंग बिल्कुल होती नहीं है। कुशनिंग तो नाम को भी नहीं होती इसमें, मतलब आपके वो फील होती है जो उसमें रोड पे भगाते थे वहाँ पे, और वो गाँव की रोड होती थी और भगा रहे हैं वैसे। और रास्ते में कहीं भी रोक दिया कि अब बोलेंगे बैंड, आपको नीचे लेटना होगा उसमें, फिर बोलेंगे स्ट्रेच तो आप ऊपर चले जाओगे। पुशअप्स भी ऐसे नहीं कि आप ऐसे कर रहे हो जैसे हम करते हैं अभी, क्या 20 पुशअप्स कर ले, नहीं भाई, उनके 10 पुशअप्स ना हमारे मतलब 50 के बराबर होती होगी। आप नीचे हो तो नीचे ही है, और आपके अगर मिट्टी लगी ना इसमें यहाँ पेट पे कपड़ों पे, तो आपकी पिटाई होगी। मतलब पिटाई वैसे नहीं करते थे वहाँ पे, हमें सजा ही मिलती थी, पनिशमेंट देंगे, राउंड लगाओ, या फिर पीछे से पतली सी डंडी लेके चलेंगे, वो मार देंगे पीछे से, और बेइज्जती कर देंगे, आपकी गाली दे देंगे, आपको कुछ बोल देंगे, किसी हीरोइन के नाम से कुछ बोल देंगे। तो यार ये सब चीज़ें होती थी। तो उसमें कि यार तो ये मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज़। मुझे लगता है जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उस टाइम बचपन में हम समझ नहीं पाते, बिल्कुल नहीं समझ पाते, कहीं ना कहीं हमें वो इतना ट्रेन करती रहती हैं पहले ही, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बाद में पता चलता है यार हमने इतना वो सीखा वहाँ पे, ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिर आप ये तो आपका रहा जो आपने एनसीसी का पता है, रनिंग में कैसे आना हुआ, रनिंग कैसे ट्रिगर हुआ आपकी लाइफ में? ये तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब उसमें रनिंग थोड़ी बहुत मैं करता था पहले से। जब मैं स्कूल में था ना तब भी मेरे 7th 8th से या उसके बाद से यार मैं ना मतलब ऐसे कोई एक्टिवली रनिंग नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे जो मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे जो स्कूल के जो मेरे साथ के लोग थे उसमें से कुछ लोग ना पुलिस और फौज की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी उन लोगों ने। तो अपने को तो ऐसे कुछ नहीं था, मेरे पास B सर्टिफिकेट है एनसीसी का। अगर मैं 1 साल और एनसीसी करता तो मेरे पास C सर्टिफिकेट होता, और मैं किसी अच्छी लेफ्टिनेंट या मतलब कैप्टन की उस पर होता, और अच्छी पोजीशन होता आज के टाइम में मैं किसी पे। और मेरा था ड्रीम कि मैं आर्मी में जाऊँ, लेकिन मेरा ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी कि क्या कैसे जाना है, गाइडेंस नहीं थी, और खुद भी बहुत सीरियस नहीं था मैं। तो वो सारी एक्टिविटी करा जिससे पढ़ाई ना करनी पड़े, मतलब उस टाइम पे तो पढ़ाई से बचने की सारी चीजें चल रही होता है ना, पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं यार, छोड़ते हैं, उस टाइम डिसीजन ऐसे ही रहते हैं। बिल्कुल। तो सारी की सारी एक्टिविटीज वही थी ना यार कि एनसीसी क्यों ली, 2 घंटे और लेट जाएंगे घर पे, घर वाले पढ़ने को नहीं बोलेंगे, अब थके हो जाके तो बोले सो जा। तो वो सारी चीजें थी। तो मेरे जो दोस्त थे ना वो पुलिस और फौज की मतलब तैयारी करते थे, और उनकी स्पीड यार मतलब नेक्स्ट लेवल की स्पीड थी उनकी। तो वो सुबह भागते थे 3 बजे 4 बजे वैसे भागते थे। तो बीच में चले आता था कभी साथ में रनिंग करने, और मैं मोटा तो था ही, और तो वहाँ पे मेरी तो पेस कुछ था ही नहीं उसमें। तो मैं आ गया वहाँ से यार कि ठीक है पेस हो गया जो भी करना। तो मैं तब से थोड़ी बहुत रनिंग कर रहा था। और इसमें बट ये जो मैराथन वगैरह और जो आपने पूछा कि ये जो जिस तरह की रनिंग हम लोग अभी करते हैं उस तरह की रनिंग यार मेरा गुड़गांव में था मैं। तो वहाँ पे मैं एयरटेल में था, तो एयरटेल में एक ओपन हाउस हो रहा था जो कि कॉर्पोरेट्स में होता है, ओपन हाउस होता है ना। तो वहाँ पे एक बंदा था गौरव करके, तो उसको स्टेज पे बुलाया, वो करता था मैराथन। और उसके उस टाइम था 5 आवर्स समथिंग में वो करता था मैराथन उस टाइम पे। बट मैं तो कभी नाम भी सुना ही नहीं था उस टाइम पे। उसने वहाँ पे बोला कि यार कुछ हाफ मैराथन होती है, फुल मैराथन होती है, अल्ट्रा होती है।
तो वहाँ से फिर मैंने आगे अपने रूममेट से डिस्कस किया कि यार ये सब चीज़ें हैं, मतलब कि यार ये हाफ मैराथन। तो बोला कि उसका एक फ्रेंड था विशाल करके, तो वो विशाल करता है यार, मैं उससे कनेक्ट करवाता हूँ तुझे। वो एक ग्रुप को में जाता है, तो मैं पहले भी रहा था, लेकिन पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कर रहा था खाली। तो फिर विशाल से उसने कनेक्ट करवाया, तो मैंने फेसबुक के थ्रू फिर विशाल से करा। वहाँ से उसने GRR करके एक ग्रुप है गुड़गांव का, ठीक है, तो उसने मुझे वो ज्वाइन करवा लिया। वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई सारी। वहाँ से फिर मैंने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट की। ये काफ़ी अच्छे आपने लगभग आप बता रहे हो आपने कई साल वहाँ पे गुजारे हैं, 4 साल शायद वहाँ पर। मैं हाँ 4 साल में करीब वहाँ पे रहा। मैं 2015 में या 16 में चला गया था, और मैं वहाँ से 2019-20 आफ्टर मैरिज मतलब वहाँ से मैं आया। तो शादी करके आए वहाँ से। शादी करके चलो अच्छा है। बाकी जैसे 4 साल आप वहाँ पे रहे हो और यहाँ पर क्रॉसिंग में काफ़ी साल से रन कर रहे हो, एक्चुअली क्या डिफरेंस लगा दोनों जगहों में? कैसे क्या फॉर्मेट वहाँ का है, क्या वहाँ का है, यहाँ का है? यार देखो, रनर्स तो सब जगह सेम ही है ना। परफॉर्मेंस वाइज ही मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे लैग करते हैं चीज़ों में, बट कुछ चेंजेस तो हैं, मतलब कुछ डिफरेंस है। जैसे मुझे लगता है वहाँ पे कोचिंग का काफ़ी कल्चर है। ओके। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक छोटी सी प्रोक्सिमिटी में ले रहा हूँ, तो जहाँ पे सारे रनर्स मतलब मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो गैलेरिया मार्केट हो गया मोटा वहाँ पे जो, और एक हो गया हमारा लेजर वैली पार्क। अगर मैं इसी प्रोक्सिमिटी की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो कोचेज़ हैं वहाँ पे, और वहाँ पे पेड ट्रेनिंग देते हैं वो, जैसे कि शशांक पुंडीर सर हो गए, है ना, बूट कैंप येलो हो गया, GRR जो वो भी पेड है। आज जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे वो पेड नहीं था। वहाँ पे रन बॉक्स करके है, और भी काफ़ी सारे वहाँ पे जो रनिंग ग्रुप्स हैं वो पेड ट्रेनिंग चलती है वहाँ पे। और वहाँ पे लोग बहुत हैं इसमें कि मतलब 50-50 का बैच चल रहा है। लेजर वैली में मेरा दोस्त है विंडी, वो भी कोचिंग देता है वहाँ पे। तो मैंने यहाँ क्रॉसिंग में कल्चर नहीं देखा। सभी लोग जानते होंगे ऑलमोस्ट। हाँ, तो विंडी का बहुत बड़ा वो रहा है, बताऊंगा फिर कभी आपको स्टोरी बताऊंगा विंडी। और मैंने बहुत रन किया है साथ में, और कहने की एक वो भी रहा है कि रीज़न रहा है कि मैं रनिंग कर रहा था उस टाइम पे। तो एनीवे जो हम बात करें कल्चर की बात करें, तो मैंने क्रॉसिंग में या फिर अपने गाजियाबाद में वो वाला कल्चर नहीं देखा। मैं किसी बंदे को एक इक्का दुक्का कोई बंदा को जो ट्रेनिंग ले रहा होगा, अभी अनुराग ने स्टार्ट किया है तो कोचिंग देना स्टार्ट किया है, बट मैं देखता हूँ उसके पास भी जो क्लाइंट होंगे, आई डोंट नो, बट उसके पास जो क्लाइंट होंगे वो भी आसपास के एरिया से होंगे। हमारे यहाँ पे इतना कल्चर नहीं है। दूसरा मुझे जो वहाँ पे चेंज लगता है वहाँ का इंफ्रा, जो मुझे वहाँ का लगता है कि इंफ्रा वहाँ का बहुत बेटर है। वहाँ की लोकेशंस बहुत बेटर है, क्योंकि वहाँ पे अरावली का है। जैसे हमें मान लो मशोबरा जाना था, तो हमें ट्रेनिंग के लिए क्या गुड़गांव जाना पड़ रहा है, हम ऋषिकेश जा रहे हैं, उनके पास वो एडवांटेज है पहले से। तो वहाँ पे हिल ट्रेनिंग का है, वहाँ पे बीडी पार्क, लेपर्ड ट्रेल है, हम तो गए हैं वहाँ पे, है ना। कितनी सुंदर जगह है यार वो सारी की सारी। वहाँ का रोड्स बहुत अच्छी हैं वहाँ की, है ना, और वहाँ पे लाइट्स रोड्स बहुत अच्छी हैं वहाँ पे, मतलब रनिंग के लिए बहुत अच्छा इंफ्रा है वहाँ पे। तीसरा मुझे लगता है वहाँ की पॉकेट साइज थोड़ी बड़ी है। वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट्स वाले ही मिलेंगे मोस्टली आपको। अगर मैं जो बात कर रहा हूँ ये नए गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, पुराने गुड़गांव का मुझे नहीं पता, जो ओल्ड गुड़गांव होगा। तो वहाँ पे बिजनेसेस हैं काफ़ी, हेडक्वार्टर्स हैं काफ़ी, तो आपको एक से एक बंदा वहाँ पे मिल जाएगा उसके लिए। सैलरी डिफरेंसेस भी हैं नोएडा। हाँ, पॉकेट साइज बहुत बड़ा है वहाँ का, मैंने देखा है। एक कम्युनिटी का मुझे थोड़ा डिफरेंस लगा वहाँ पे, कि वहाँ पे जैसे मैं रन करता था उस टाइम पे काफ़ी लोग ऐसे थे कि जो कि कोई MD है किसी फेसबुक में, कोई किसी बड़ी कंपनी का ओनर है। वहाँ आपको ये बहुत ही कॉमन है इन लोगों के साथ मिलना आपको। और ये जितने भी रनिंग ग्रुप्स हैं वहाँ पे बहुत एक्टिव भी हैं। आप देखोगे A6 का अलग चलता था पहले, अब तो मुझे पता नहीं चलता एडिडास का अलग चल रहा है, एडिडास और रिबॉक तो साथ में हो गए। इन लोगों ने अपने बहुत इनिशिएटिव लिए हुए थे वहाँ पे। तो बहुत सारे कोचेज हैं वहाँ पे, और तरह तरह की ट्रेनिंग चलती है वहाँ पे, वैरायटी भी बहुत है। जैसे अपने यहाँ पे अगर आयरन मैन का कल मुझे करना हो तो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए नहीं है यहाँ पे कोई बंदा, बट वहाँ पे है। वहाँ पे बूट कैंप येलो में, मुझे नाम याद नहीं रहा सर का उनका, बट वो ये ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है। तो ये सब डिफरेंसेस मुझे लगता है, और भी डिफरेंसेस होंगे, बट बाकी रनिंग वाइज तो मुझे लगता है हमारे पास भी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं आज के टाइम में। हमारा CRC बहुत अच्छा कर रहा है, और बड़े बड़े इवेंट्स में हम लोगों ने पार्टिसिपेट करा है और बहुत अचीव किया है। बहुत बड़े नंबर हम जाते हैं, पोडियम भी आते हैं। बिल्कुल 7-8 पोडियम एक इवेंट में ले जाना। हाँ यार, मतलब अब तो मतलब हम बहुत सारे ग्रुप से बेटर कर रहे हैं अभी आज के टाइम में। इवन अगर मैं सेंट्रल दिल्ली की बात करूँ, वहाँ पे भी ये चीज़ है जो मैंने भी बात करी कि वहाँ पे ये सारे एडवांटेज वहाँ पे भी है। लोकेशन का इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी चीज़ें वहाँ पे भी हैं। वहाँ पे भी कोचिंग वाला कल्चर मैंने देखा है वहाँ पे। और पता बहुत सारे ऐसे कोच हैं जो कि सेलिब्रेटेड नहीं है। आप ना उनका कहीं पॉडकास्ट देखोगे ना वैसे, हाँ कहीं देखो न्यूज़ में भी नहीं देखोगे क्योंकि यार ठीक ठाक और ठीक नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। शशांक पुंडीर सर जो है उनके बैचेस चलते हैं उनके, है ना। तो हाँ, वहाँ पे काफ़ी नंबर्स हैं उनके पास, और मैंने तो नहीं देखा उनको कहीं पे किसी पॉडकास्ट देते हुए। इक्का दुक्का कोई पॉडकास्ट होगा, वो सब चीज़ें होगा, और मतलब दे आर अर्निंग वेरी गुड।
वाह। तो हाँ यहाँ पे इतना इतना अभी यहाँ पे आएगा कल्चर, आएगा, टाइम लगेगा हाँ आने थोड़ा में। टाइम लगेगा यहाँ पे। नहीं नहीं ये अच्छा तो है। बाकी जैसे मैंने आपको साथ में रन किया काफ़ी सारा, तो आप जनरली हाफ मैराथन और मैक्सिमम फुल मैराथन तक ही जाते हो, अल्ट्रा की तब स्विच नहीं कर रहे, जबकि हमारे ग्रुप के जितने भी साथ के रनर हैं, मैं अनुभव भाई की बात करूँ या मैं रंजन भाई की बात करूँ, सुमन भाई की बात करूँ, बहुत सारे रनर हैं, सभी के सभी अल्ट्रा की तरफ स्विच कर गए हैं। आप क्यों स्विच नहीं कर रहे हो अभी तक, या प्लान में है या नहीं करना है? यार पता है ये ना समझने में मुझे भी 1-2 साल लग गए। तो ऐसा नहीं मैं नहीं गया अल्ट्रा की साइड में, तो मैंने पहले हाफ किया और फुल, मैंने हाफ आने में मेरा टाइम लगा, ऐसा नहीं कि मतलब हाफ किया फिर मैंने फुल भी किया। तो फुल से पहले मैंने बहुत ज़्यादा रन वैसे नहीं किए थे कि उस डिस्टेंस पे, तो मेरा लेकिन पेस अच्छा था मेरा, मैंने देखा स्टार्टिंग से मेरा पेस था, मैंने कभी 4 घंटे से ऊपर मैंने कभी फुल भी नहीं करी है। क्या बात है। बट उसके बाद जब मैं फिर अल्ट्रा वाला तो मैंने यहीं आगे क्रॉसिंग में आगे मैंने पुंडरी सर थे, तो यार वो मतलब बहुत सही है, मतलब वो तो मैं तो बहुत एडमायर भी करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के लिए। पुंडरी सर से मैंने ये डिस्टेंस वगैरह का देखा, वो कहीं भी भागते थे किसी भी तरह से, कहीं आगे पीछे चले कुछ भी। फिर ये अनुराग वाला जो हमारा जो ग्रुप है ये वाला, तो ये सैटरडे स्ट्रगलर्स जो हमारा ग्रुप है, तो ये इसका नाम भी इसलिए पड़ता है, हम सब सैटरडे को भागते थे, स्ट्रगल करते थे सारे के सारे लोग। तो ये लोग जा रहे थे, मैं भी गया था, तो मैंने 2021 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमने 100 किलोमीटर कर लिया था उस टाइम पे। बट वो जर्नी जो थी वो काफ़ी टफ रही मेरे लिए, क्योंकि अल्ट्रा आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस फेज में हो लाइफ के ना, तो मुझे ये समझ में आने में बहुत टाइम लग गया। दूसरा कि आपकी प्रायोरिटी भी क्या है आपकी, है ना, आप क्या एंजॉय करते हो। जैसे मैंने देखा कि मैं ना स्पीड ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, मतलब आफ्टर रन जो भी स्पीड वाला रन होता है, जो हमें बहुत सारी बातें हमने करी हैं इसको लेके, है ना, वो अल्ट्रा रनिंग जो बाकी लोग करते हैं वो ठीक है, तो वो कर रहे थे, मैंने भी किया था वो सब चीज़ें। इंजरी भी हुई मुझे उस बीच में, मुझे आईटी बैंड का बहुत इशू होने लगा था। फिर मैंने समझा कि यार मैं लाइफ के जिस फेज में हूँ ना अभी, उस फेज में मुझे क्या सूट करता है, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, है ना, मैं बिल्डिंग वाले फेस में हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब में भी अभी एक तरह से वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, फैमिली अभी सेटल नहीं हुई है उस तरह से अभी, ठीक है, और जो टाइम की तो मैं मतलब नहीं है हमारे पास, मेरे पास तो नहीं है अभी उतना, लेकिन जो साथ वाले लोग हैं उनके वो उस चीज़ को कर पा रहे हैं, टाइम भी दे पा रहे हैं। हाँ, अल्ट्रा के लिए टाइम चाहिए यार, तो मुझे ना ट्रेनिंग एक दिन में लग जाती है, पर रेस्ट रिकवरी चाहिए। बिल्कुल, और मैं बहुत ही एग्जॉस्टेड फील करने लगा था अपने आप को, तो फिर मैंने बैक स्टेप लिया, मैंने कहा कि यार मैं अभी ना डिस्टेंस नहीं करूँगा। इवन जब मैंने सर्टिफिकेशन किया ना, इसके बाद भी मेरा बहुत हद तक चेंज हुआ, तो मेरा टेम्परामेंट चेंज हुआ, मेरा मतलब अब मेरा ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट है। ओके, आप समझ गए एक्चुअली क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्चुअली मेरे लिए ना अब रनिंग खाली, पहले मेरे लिए रनिंग सब कुछ था, पहले मेरे लिए कि रनिंग ही करनी है, जो भी है सब कुछ। जब मैंने ये किया तो मैंने समझा कि यार फिटनेस क्या होती है, तो फिटनेस ना मुझे एक अम्ब्रेला लगता है कि एक फिटनेस एक अम्ब्रेला हो गया, और इस सारे के सारे स्पोर्ट्स उसके अंडर आ गए। अब मेरा मन करता है, तुमने देखा लास्ट ईयर मैंने कोई रनिंग इवेंट नहीं करा, उसका रीजन यार यही था कि मुझे ना थोड़ा स्ट्रेंथ पे वर्क करना था। बचपन से लेकर कभी मैंने स्ट्रेंथ को कभी प्रायोरिटी नहीं दी मैंने। तो आपको पता है मैं एथलेटिक्स में अच्छा हूँ, मैं अच्छा पेस निकाल रहा हूँ, उसमें 132 वगैरह में कर रहा हूँ, हाफ मैराथन कर रहा हूँ, बट मुझे और इम्प्रूव करना था, है ना, और मुझे अपनी कमियां फील होने स्टार्ट हो गई थी, या कि मुझे बैक पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब चीज़ें। तो और जब मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो मैंने लास्ट ईयर मैंने पूरा जिम ही करा है अच्छे से, मैंने कि यार जिम करता हूँ, थोड़ा सा ना मसल्स गेन करता हूँ, और उसमें थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी बॉडी में, और आई भी हो। मैं अपने डिफरेंसेस देख सकता हूँ अपने आप को, वो जब मिरर में देखता हूँ वो डिफरेंसेस दिखते हैं वो सारे। जब मैं रनिंग करता हूँ मेरी लैंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अब पहले से। तो ये सब मैंने समझा, और मुझे लगा कि यार मुझे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक चीज़ होगी, मेरा मतलब और भी चीज़ें करने का मन है मेरा। तो मुझे लगा कि यार रनिंग तो ठीक है आप कर लो उसमें, लेकिन और भी चीज़ें उसमें मतलब मुझे लगता है करनी चाहिए, और मुझे अभी इसमें हाफ और फुल में ही रहना है। इवन फुल में भी मैं बाद में जाऊंगा, पहले मेरा कुछ गोल्स हैं कि जो मैं हाफ में अचीव करने हाफ में टाइम अच्छा करूंगा, कि मैं एंजॉय करते हैं उसको, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में नहीं छोड़ूंगा उसको। नहीं अच्छा है। बाकी आप हमेशा तेज रन करते हो, मतलब आपका पेस काफ़ी अच्छा है, मैंने आपके साथ काफ़ी सारे इंटरवल्स किए हैं, हमने काफ़ी साथ में रन किए हैं। तो जो लोग पेस अपना इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? यार देखो मेरे साथ ना एडवांटेज ये रही थी कि जब मैंने रनिंग स्टार्ट की ना, ये वाली मैराथन और ये वाली, तो मेरे फर्स्ट डे से मतलब आई वाज 90 एट दैट टाइम, 90 kg से मैंने वहाँ पे स्टार्ट की थी रनिंग, और मेरी ना पहले दिन से स्ट्रक्चर ट्रेनिंग हुई है। है ना, क्योंकि वहाँ के जो कोच थे JRR में, जो सिद्धार्थ चौधरी, मतलब उस टाइम पे 2 या 3 कोच ही ऐसे थे जब मैं वहाँ पे गया था, 2017 की बात है।
तो कि वो सर्टिफाइड ट्रेनर थे एक तरह से, जो मैराथन के, मैं तो मैराथन सर्टिफाइड ट्रेनर थे, उसमें से एक वो थे। उन्होंने उस टाइम दिल्ली से मुंबई से दिल्ली भागा था उन्होंने, जो 1500 के अराउंड किलोमीटर होता है। तो मैं मतलब उनको काफ़ी एडमायर करता हूँ उनको। तो मैंने देखा कि उन्होंने पहले दिन से ही मतलब मुझे स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कराई, तो मुझे एडवांटेज रही। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि यार स्ट्रक्चर ट्रेनिंग करो, उसमें इंटरवल ऐड करो, उसमें टेम्पो ऐड करो, वेरिएशन लाओ मतलब उसमें, और हर एक चीज़ का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। मुझे लगता है हम बाद में इस चीज़ को कभी कवर करेंगे कि इंटरवल ट्रेनिंग के, कि आपका भी अपना एक्सपीरियंस रहा है कि है ना, उसमें हम ऐड करेंगे कि यार इंटरवल ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए, टेम्पो ही क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक फॉर्मेट हो गया ना, बट फॉर्मेट क्यों फॉलो करना चाहिए उस पर हम बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल है ना। एक इंटरवल रन मुझे अच्छे से याद है, जब पहली बार मैंने किया था आपके साथ में, आपको भी शायद याद ही होगा। तो हम लोगों ने रन स्टार्ट किया इंटरवल, मैंने कहा चलो ठीक है साथ में करेंगे, मेरे साथ टेम्पो का प्लान था। पर मैं हमेशा ही, मेरा जो मतलब जो इंटेंशन रहती है, जो मुझसे अच्छे रनर हैं मैं उनको फॉलो करने की कोशिश करूँ, या वो क्या कर रहे हैं मैं ट्राई जरूर करूँ। सभी यही करते हैं यार, जब भी इंप्रूवमेंट्स भी आते हैं वो। तो मैंने देखा कि यार चलो, इन्होंने कहा मैं इंटरवल करूँगा 400 मीटर में, चलो मैं भी करता हूँ। तो मैंने जब स्टार्ट किया, तो जैसे ही स्टार्ट हुआ, टाइम स्टार्ट जैसे ही वॉच ने बीप आई और स्टार्ट हुआ, तो मैंने देखा जू एकदम से पिकअप था, इतना हाई था, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। मतलब ये मेरे बगल में भाग रहे थे, एकदम से गोली वहाँ इतना दूर डिस्टेंस हो गया। फिर मैंने भी खुद को पुश किया उसी लेवल पे। फिर हमने 400 मीटर के शायद 4 और 6 हमने किए रिपीटेशंस। मुझे समझ में आया पिकअप कैसे लेना है। मैं बताना चाहता हूँ, मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस में अगर इंटरवल की बात करें मुझसे फास्ट है नहीं ठीक है, लेकिन जब बात आती है किलोमीटर्स में, वहाँ पे मैं इससे आगे निकल जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है, स्टार्टिंग में था वो सीन, लेकिन बाद में जब हमने ट्रेनिंग साथ में की थी, तो मुझे अच्छे से याद है कि 400 मीटर्स में मेरे से ज़्यादा अच्छा आप कर रहे थे उस टाइम पे। वो कुछ इशू आए थे उस टाइम पे, आप कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। बट वो 100 मीटर 200 मीटर और 400 मीटर्स में मतलब हमारा बहुत टफ था, बहुत टफ था। कंपटीशन तो नहीं किया, साथ में काफ़ी अच्छा कर रहे थे, साथ में काफ़ी अच्छा करते, बहुत कॉम्प्लीमेंट था एक दूसरे। उसका रीजन भी ये रहा कि हमने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमने ट्रेनिंग करी, उसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत अच्छे। मतलब मैं उससे पहले मुझे जो हाइटस हर्निया हुआ था, उससे मुझे बस 1.5 महीने मिल पाया था। लेकिन क्या कॉम्पिटिटिव था। मैं अभी भी चाहता हूँ कि हम इस तरह की, मैं भी चाहता हूँ फिर से हम तैयारी करें। हम उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे कि हम अभी जल्दी में, जैसे हम 3-4 लोग जो हैं अभी, जो मुझे मजा आता है यार, मुझे ना पता है, पहले मुझे कभी ज़्यादा कोई बंदा मिला ही नहीं कभी क्रॉसिंग में जो मेरी पेस पे भागे, और मैं इसको प्राउडली बोल रहा हूँ। और मुझे ना ये चीज़ ड्रॉबैक भी लगती थी, क्योंकि पहले क्या था ना कि यार अब तो काफ़ी लोग, शशि मिला यार, राजीव के पेस देखो अभी है ना, और आप अच्छा भाग रहे हो, प्रमोद तो कह रहे अपनी लीग से बाहर है, उसमें बात नहीं कर रहा ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अब मजा आएगा, अगर आप कोई टारगेट करेंगे ना, अब मजा आएगा उसमें। अब 4 रनर जब भागेंगे तो काफ़ी मजा आएगा भाई, नेक्स्ट लेवल का आएगा, बहुत सही रहेगा। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब वो रन मैंने इंटरवल बता रहा था, तो आफ्टर इंटरवल क्या हुआ कि मुझे ना मतलब ऐसा लगा, मतलब जनरली क्या होता है, देखिए हमारी जो भी सांस लेने की जो भी इंटर ब्रीथिंग पावर है, हमारी स्ट्रेंथ है, हम जब रन कर जनरली इतना ज़्यादा नहीं खुली हुई होती है, नहीं इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। जैसे मसल्स को आप स्ट्रेच करते हो बाद में पेन होता है। तो मुझे उस दिन फील हुआ कि यार थोड़ा सा मुझे अंदर कुछ फील हो रहा है कि सच में कुछ खुल गया है। मैं डिस्कस भी किया था, एक्चुअली इंटरवल ट्रेनिंग होती है इसके लिए, इसीलिए होती है वो लंग्स की कैपेसिटी, लंग्स ना मुझे थोड़ा खिंचाव आया है, पर मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कुछ गलत है। अच्छा फील हो रहा था कि थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मैंने 2-3 इंटरवल्स और किए, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरी कैपेसिटी, जो मेरी सांस फूल जाती थी जल्दी, वो चीज़ थोड़ी इंप्रूव हो गई, और काफ़ी अच्छा हुआ। मतलब जैसे बहुत इंप्रूव किया आपने यार, मुझे अच्छे से याद है, काफ़ी मजा आ रहा है तो मुझे, मतलब स्पीड रनिंग में। और अभी तो मैं देखता हूँ यार, आप मतलब 20 मिनट में वो कर रहे हो 5 किलोमीटर यार। हाँ, ट्राई किया था, बल्कि मुझे पता है चुल हो गई उस चक्कर में। मैंने 2 हफ्ते से रनिंग स्टार्ट, मतलब जो वो ट्रेनिंग स्टार्ट की है फिर से। अच्छा मुझे मोटिवेशन मिला एक्चुअली। नहीं, अच्छी बात है, नहीं साथ में करते हैं हम लोग ना ट्रेनिंग, तो मतलब प्लान बनाते हैं हम लोग साथ में। हाँ, बिल्कुल करते हैं। जैसे अगर कोई नया कोई है, कोई न्यू रनर, मतलब मुझसे एक्सपीरियंस आपको रनिंग का, क्योंकि मैंने यंग एज में कभी रनिंग नहीं की, मैंने अभी स्टार्ट की है रनिंग, और लास्ट 3 ईयर से ही कह सकते हो आप। तो अगर नया है मेरे जैसा, या कोई और नया रनर है, तो या रनर नहीं है, स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या टिप्स दोगे आप उनको? यार देखो, एक तो प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। एकदम से ये मत सोचो कि आज आया हूँ कल मैं एकदम से मैराथन भागने लगूँ, या फिर हाफ करने लगूँ, या फिर फुल करने लगूँ, ठीक है। दूसरा, अगर आप नॉन रनर हो, उसमें भी मल्टीपल फैक्टर्स उसमें आएंगे। अगर, क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकली जाना चाहूँगा इस पर, कि जैसे अगर आप ओवरवेट हो या फिर आप ओबीज हो, तो सीधे रन के लिए ट्राई मत करो। जॉइंट्स पे इफेक्ट आएगा, बिकॉज आपकी अपर बॉडी बहुत हैवी है और आपकी स्ट्रेंथ उतनी है नहीं, ठीक है। तो आपको वॉक से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आपका ओवरवेट नहीं भी हो आप, ठीक है, फिर भी आप वॉक से स्टार्ट करो, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जो मैंने पैटर्न देखा है, लोगों को आएंगे और सीधे स्प्रिंट करते हैं, है ना, यही होता है। सबसे पहले जो भी नया रनर आता है वो स्प्रिंट ही करता है, तो वो बहुत हार्मफुल है यार। अगर कोई ओवरवेट है, एक तो रनिंग में आते भी लोग इसी वजह से, या तो वेट लूज करना है, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज हो गए,
ठीक है, मेरे साथ वैसा नहीं था, मैं मतलब लेकिन मैंने देखा है अक्सर यही होता है। मेरे साथ भी ऐसा कोई मेजर नहीं था। हाँ, आपके साथ भी नहीं था? मुझे लगा नहीं यार रन, मुझे तो एक्चुअली मैंने तो मिलिंद सोमन सर को देखा, वो 100 किलोमीटर रन कर रहे अच्छा। हैं, तो मेरा टारगेट था 100 किलोमीटर करना है, और उसीलिए मैं आया, फिर मैंने 20-22 किया और CRC लोगों को देखा मैंने, यार ये लोग रन कर रहे हैं, मैं इतना कॉन्फिडेंट में, इनको क्या पता मैं कितना रन कर लिया, 22 किलोमीटर कर लिया मैंने। मैंने कहा कोई मुझसे पूछेगा तो इनका तो मुंह बंद हो जाएगा सबका, तो बिल्कुल, पर मुझे पता चला बाद में 100 कर चुके हैं 4 बार, ये 3 बार। तो बहुत लगा यार नहीं यार चुप रहना चाहिए मुझे, फिर मुझे सीखा, फिर मैंने पूछना शुरू किया कैसे करते हो, फिर थोड़ा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग हुई। अच्छा, मुझे कभी लॉन्ग डिस्टेंस में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं आया, मतलब ऐसा कुछ भी कि यार नहीं, अब नहीं आता मुझे, पहले आता था स्टार्टिंग में, नए नए तो नंबर फिगर सुन के हम लोग शॉक, क्योंकि पता है होता क्या है, हम ना मतलब रनिंग ना बोरिंग स्पोर्ट है वैसे, ऐसा हम रन आफ्टर रन जो इफेक्ट है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली आफ्टर स्पीड रन जो इफेक्ट है मुझे बहुत आफ्टर स्पीड रन, हाँ मतलब सही कह रहे हो, मैं भी उसको बहुत एंजॉय करता हूँ। जब आप इंटरवल या टेम्पो करने के बाद रुकते हो ना, वो इतनी नीट एंड सांस आती है, जो इतनी स्मूथ, क्या ठंडक पहुंचती है सारा दिन, मतलब ऐसा अच्छा रहता है, एकदम लाइट हो जाता है, एकदम दिमाग भी एकदम से। हाँ, तो आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें मैं बोल रहा था कि कोई ओबीज ओवरवेट है ना, उसको एकदम से एक तो स्प्रिंट मत करो बिल्कुल भी, आगे वॉक करो पहले, फिर वॉक में से फिर बीच में रन करना, बीच में मिक्स कर दो उसको, ठीक है, कि जैसे आप मतलब 1 किलोमीटर आप वॉक कर रहे हो, उसमें 100 मीटर का रन ले लिया, उसको फिर उसको स्ट्रेच को बढ़ाते चले जाओ उसको, ठीक है, जो वॉकिंग से रनिंग में धीरे धीरे कन्वर्ट करते रहो, 200-400 टाइम लो यार, बहुत टाइम है ना, आप इससे पहले भी नहीं कर रहे थे ना, सही बात, आप कुछ कर रहे हो तो पेशेंस रखो। अगर कोई बंदा पेशेंस रखेगा ना, उसका रिजल्ट भी नेक्स्ट लेवल का आता है, क्योंकि आओगे स्प्रिंट करोगे, स्प्रिंट नहीं होगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे या फिर कोई इंजरी करके बैठ जाओगे आप, तो फिर वो हो ही नहीं पाएगा उसमें। हाँ, अभी प्रमोद भाई जो शूट कर रहा था पॉडकास्ट लास्ट वाला लाइव है वो, उसमें आप देखोगे ना वो 8 के पेस पे रन करते थे। सोच रहे हो 8, जो बंदा हमारे फास्टेस्ट रनर है 8 मिनट में किलोमीटर करता था, बिल्कुल। अब सोचो उसके बाद उन्होंने इतना इंप्रूव किया खुद को, 1.5 साल तक उनके कोच ने मना कर दिया आपको हाफ मैराथन नहीं करनी है। यही होता है, टेक्निकल जो कोच होगा ना, अगर आप, मैं हम थोड़ी पहले बात भी कर रहे थे कि जितना डिस्टेंस कम होगा तो टेक्निकल ज्यादा हो जाता है। अगर हम 100 मीटर की बात करें, ज्यादा टेक्निकल है 21 किलोमीटर से, हाँ बिल्कुल है ना, तो उसकी प्रिपरेशन अलग है, उसकी उसमें आइट्रेशन ज्यादा है, उसमें वो सारी चीजें हैं उसमें। अब प्रमोद का यार मतलब सोचो कि कहाँ से कहाँ पे, इवन मैं अपना भी देखूं, आपका भी देखूं, तो मैंने जो फर्स्ट हाफ मैराथन की थी 2:29 में की थी मैंने, और आज मैं 1:32 में भाग रहा हूँ, काफी अच्छा कर रहे हो, तो मतलब हाफ ही हो गया लगभग, देखें तो 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे, हाँ 1 घंटे के आसपास कम हो गया। तो यार वही है, प्रोसेस फॉलो करो, मतलब मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट है। हाँ, ये तो है, प्रोसेस फॉलो करने से सही होगा सब कुछ, तभी आप अचीव कर पाओगे। तो किसी की गाइडेंस लेते रहो, गाइडेंस से मुझे लगता है कि सब लोग अवेलेबल हैं, आप पूछ लो, मतलब यार ज्ञान तो हर कोई दे देगा, मतलब देखो कि किससे ज्ञान लेना है, पर ज्ञान मिल जाएगा, सही बता रहा हूँ। अभी सुनो सबकी और सोचो सोच समझ, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, ये आपको समझना पड़ेगा यार। आपकी बॉडी अलग है, मेरी रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। अगर कल हम साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं ना, तो जरूरी नहीं हमें सेम ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, मे भी हो सकता है मैं जल्दी पिक कर जाऊँ, आपको थोड़ा टाइम लगे, आप जल्दी पिक कर जाओ। नहीं, मैं तो लेट ही पिक कर पाऊंगा आपसे तो मैंने 3 साल से रनिंग शुरू की, आप बचपन से कर रहे हो, आपने बताया। मतलब बचपन से, हाँ कह सकते हो कि हाँ, मतलब रहा है कहना कि मसल मेमोरी तो रही है। लेकिन मैंने कभी लाइफ में ना कभी रन नहीं किया मैं लाइफ, बट आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्रिकेट खेला है मैंने अच्छे से। मैं देखता हूँ स्ट्रेंथ जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, मेरे मैं वहाँ पे लैग करता हूँ। मैं जिम मैंने बहुत एक्सरसाइज की है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की, खैर वो दिखती है वो। थैंक यू बाकी जैसे कि अभी आप जॉब भी कर रहे हो, वहाँ पर भी अच्छी पोजीशन पर हो, टीम मैनेज करना और रनिंग का भी, फिटनेस का, जिम जाना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, मैरिड भी हो, शादीशुदा भी हो, सारी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। फिर आप ये कंपनी भी अपनी जो आपने ओपन की है साइड अप, जिसमें आप लोगों को टिप्स दे रहे हो, बहुत सारे क्लाइंट बेस भी आपके पास, और बहुत से रिजल्ट्स भी लाने हैं, वहाँ पर अलग तरह का कंपटीशन रहता होगा, मुझे रिजल्ट लेकर आने, क्लाइंट्स की सबकी सुननी है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब आप कैसे मैनेज कर रहे हो? यार देखो, मैनेज हो जा रहा है क्योंकि टाइम तो सबके पास सेम ही है। मैं ज़्यादा ज्ञान में नहीं जाऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, जैसे आप मैनेज करो ऐसे मैं कर रहा हूँ। बस थोड़ी सी मुझे ये लगता है कि जो फिटनेस है ना, मेरा पैशन है एक तरह से, ठीक है, और जॉब रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पैसा तो मतलब ब्रेड एंड बटर वहीं से आएगा, पैसा तो वहीं से कमाना है, बिल्कुल ठीक है। बट ये है कि मतलब ये सारी चीज़ें जो मेरा जो चेंज हुआ ना, ये जो मैंने सर्टिफिकेशन किया, ये सारी चीज़ें, तो इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि मैंने क्यों किया था। तो जब मैं रनिंग कर रहा था ना वहाँ GRR में, तो वहाँ पे मैं ना बहुत क्वेश्चन करता था, जो हमारे कोच थे या फिर आसपास वाले जो हमारे साथ रन करते थे, और मैं गूगल बहुत करता था। स्टार्टिंग से मुझे आदत रही है गूगल करने की, तो गूगल पे ना मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर कभी नहीं मिले, है ना। फिर 2020 में कोरोना आया था, उस टाइम पे आसपास देखा बहुत ज़्यादा हेल्थ इशूज चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं भी वेट गेन कर लिया। फिर मैंने एक फिटर करके एक है ना कंपनी है, तो उसका मैंने कोच के अंडर अपने आप को एनरोल किया, मैंने वहाँ से वेट लूज़ करना स्टार्ट किया।
फिर से, क्योंकि मुझे सीखना भी था। हाँ। सीखना एक पर्पस था कि वेट लो मैं जब भी लूज़ कर सकता, तो मैंने पहले भी 90 से आया हूँ, 70 तो यार वो मेरे लिए बहुत बड़ी टास्क नहीं था वाला, है ना। तो लेकिन मैं उससे भी बहुत क्वेश्चन करने लगा। तो प्रतीन नाम है उनका, तो मैंने उससे बहुत क्वेश्चन करे, तो फिर उन्होंने बोला कि यार इतना ही क्वेश्चन है तो तुम सर्टिफिकेशन कर लो, क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट दे चुके थे। तो मुझे रीडिंग का है थोड़ा सा, मतलब मैं रीड करता हूँ चीज़ों को, पढ़ने का थोड़ा शौक है मुझे। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए, PDF दिया, वेबसाइट्स बताई, तो वहाँ से मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था वो सब चीज़ें। मैंने और क्वेश्चन किए, तो उन्होंने वहाँ से बोला कि यार ये एक डिप्लोमा है, एक तो मतलब उसमें भी उन्होंने बोला प्रोसेस के थ्रू जाना। तो उन्होंने बोला कि एक डिप्लोमा है, आप इसको कर लो। इसमें कि मुझे दोनों चीज़ें जाननी थी, मुझे खाली न्यूट्रिशन ही नहीं क्रैक करना था, मुझे दूसरा जो पार्ट था जो फिटनेस वाला वो भी मुझे मतलब कवर करना था इसमें। तो मैंने वहाँ से मतलब ये सर्टिफिकेशन में डिप्लोमा में किया, क्योंकि सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कि मैं 3 महीने के भी होते, 6 महीने के होते, मैंने पूरा एक डिप्लोमा किया जिसमें कि मैंने 3 एग्ज़ाम पास किए, है ना। मैंने वहाँ पे उसके बाद वाइवा होता है उनका, फिर उसमें इंटर्नशिप भी करी है मैंने, जॉब के साथ करी सारी चीज़ें। तो वहाँ से मेरा ये हुआ। फिर मेरे था कि मुझे पास 2 ऑप्शन थे उस टाइम पे, क्या तो मैं जॉब स्टार्ट करूँ फिटर के साथ ही, क्योंकि वहाँ से जो भी बंदा पास होता है, क्योंकि मेरी फिटनेस अच्छी थी, मैं वहाँ से कर सकता था वहाँ पे, और मैं 50-60 हज़ार आराम से कमा लेता वहाँ से। मतलब वो ऐसे नहीं तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ती, मैं इसके साथ ही कर लेता, क्योंकि वो पार्ट टाइम ही देते हैं आपको। अब क्लाइंट देंगे आप उनको करोगे, बट मेरा पहले दिन से क्लियर था कि मुझे अपना काम करना है। तो वो थोड़ा सा था पहले से ही। तो मैंने फिर अपनी कंपनी स्टार्ट की। उस टाइम तो कुछ खास आइडिया भी नहीं था, कुछ खास वो नहीं था, बट मैंने एक बेस्ट पार्ट ये था कि जब मैं डिप्लोमा कर रहा था उस टाइम पे, मुझे जो मैंने 1-1.5 साल लगाया मुझे उसमें करने में, तब से मैंने लोगों की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी थी। फैमिली में काफ़ी लोग थे, और उसके बाहर भी प्रैक्टिकल करने के लिए अपने खुद के ऊपर मैंने बहुत प्रैक्टिकल किए उस टाइम पे। तो मैंने वहाँ से हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, और किसी से कुछ पैसा लेता नहीं था उस टाइम पे मैं, है ना। तो फिर मैंने ये कंपनी स्टार्ट की, कंपनी की स्टार्ट करके फिर मैंने जो भी क्लाइंट बेस था वो बनाने स्टार्ट किया उसमें। फिर मुझे मतलब फिर ये वर्चुअल कोच जो हमने तारा बनाया है, हाँ, ये भी बताओ अभी क्या है वर्चुअल कोच आपका। यार तारा मतलब इज जस्ट लाइक कि एनी अदर कोच। जैसे कि मैं मान लो एक कोच हूँ, मैं सर्टिफाइड कोच हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ाई करी है, तो तारा एक वर्चुअल कोच है। और वो AI नहीं है, मैं इसको मतलब अलग से मेंशन करूँ, उसमें AI नहीं है अभी, है ना। वो जो कॉन्सेप्ट है वो है AI तरह ही ट्रेन करने वाला उसका, बट अभी उसमें AI नहीं है। करने को कर लें इसमें, आपने स्टैट्स खुद सेट किए हैं, हाँ, खुद से काम तो किया आपने उस पे। उसमें जो मेरी पढ़ाई है, देखो मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आती है, मैं टेक्नोलॉजी वाला बंदा हूँ। तो जो तारा है वो वैसी कोच ही है, पर वर्चुअल कोच है। उसको मैंने अभी ट्रेन किया है। तो ट्रेन कैसे किया, जो मुझे आता है मैंने उसको सिखाया वो सारी चीज़ें। तो उसको मैंने अभी न्यूट्रिशन के लिए खाली ट्रेन किया, उसको कल वर्कआउट के लिए भी करेंगे, बाकी चीज़ों के लिए करेंगे। तो लॉजिक क्या था इसके पीछे, तारा को बनाने के पीछे, कि जब मैं क्लाइंट बेस पे कर रहा था तो मुझे ना 2-3 प्रॉब्लम समझ में आई इसमें। तो जो प्रॉब्लम थी इसमें ये थी कि अगर मुझे रीच बढ़ानी है, अगर मुझे तो एक तो अफोर्डेबिलिटी, ऑडियंस एग्जैक्टली कवर करना, हाँ, एक तो देखो अफोर्डेबिलिटी सबसे मेन था अफोर्डेबिलिटी। मेरा हमेशा से एक विजन रहा है कि यार मैं ना अपनी जो भी हेल्थ इंडस्ट्री है उसको मैं जो भी फिटनेस में किसकी हेल्प करूँ उसको अफोर्डेबल होना चाहिए, है ना। वो मैं बताऊंगा कि क्यों मेरा दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं। सही चीज़ है। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ अफोर्डेबल बनानी है, उसमें टेक्नोलॉजी को आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैनुअली आप कितना कर सकते हो, कितना कर लोगे, 20-50 लोग। सोचो ना, मैं आपको एक प्रोसेस क्या होता है, जैसे मैं आपने बोला कि मुझे वेट लूज करना है, मैं क्या बोलूँगा आपसे कि यार मुझे अपनी हाइट बताओ, वेट बताओ, एज बताओ, है ना। ये सब चीज़ें क्या खाते हो क्या नहीं खाते, मेडिकल इशू हैं, ये सब चीज़ें पूछूंगा आपसे। मैं उस चीज़ को प्रोसेस करूंगा जो मैंने पढ़ाई करी है, कैलकुलेट करूंगा, आपको एक डाइट चार्ट बना के दूंगा आपको मैं, ठीक है, और आपको एक वर्कआउट चार्ट बना के दूंगा आपको। तारा उसी चीज़ को 2-3 सेकंड में कर रहा है ना, जस्ट थ्रू द चैट। आप उससे चैट करते हो तारा से, आप अपना वेट हाइट सब चीज़ें देते हो, 2-3 सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं लगते जो हमने देखा रिस्पॉन्स टाइम, उसमें आपको मेरे से अच्छा डाइट चार्ट बना के दे रहा है। क्या बात है। मतलब मैं तो फिर भी आपसे डिस्कस करके उसमें चीज़ ऐड करूंगा, बट हमने उसको उस तरह से ट्रेन किया क्योंकि उसमें फीडबैक्स लिए हमने, उसमें उसके अभी 2 फेज कंप्लीट कर लिए हमने उसका। क्या बात है। हाँ, अभी हम इसका सोच रहे हैं 3रा फेज करें या लाइव करें उसको। इस तरह से एक तो अफोर्डेबिलिटी एक था, दूसरा रीच। तो मैंने क्या देखा कि जो फिटनेस इंडस्ट्री है इसमें उसमें मतलब इतना पैसा खर्च करते हैं ये लोगों तक पहुंचने के लिए, है ना, बहुत पैसा खर्च होता है इसमें। मेरे पास पैसा नहीं था, है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आपको अपनी रीच बढ़ानी है अपने किसी भी बिजनेस की या किसी चीज़ की, तो उसमें आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी आपको। तो ये भी तारा का एक आइडिया यहाँ का भी था कि मुझे रीच बढ़ानी थी। अब तारा में हम कैसे कर सकते हैं, मुझे बस नंबर चाहिए किसी का भी, है ना, मैं नंबर के थ्रू उसको नोटिफिकेशन दूंगा कुछ भी कि अपना हमारा पहला डाइट चार्ट फ्री है तारा के थ्रू, बल्कि 2 डाइट चार्ट हम उसको फ्री दे रहे हैं। उसमें आपने जैसे आपको आज क्या खाना है, आपको खाना है कि आज सुबह मुझे ब्रेकफास्ट में इडली खानी है,
दोपहर को मुझे मतलब दाल चावल खाने हैं, शाम को मुझे कुछ और खाना है, इवनिंग में डिनर में आपने सेलेक्ट किया, आपको उसके हिसाब से आपको दे दिया, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा इसमें पार्ट क्या था कि मैंने एक सर्वे पढ़ा था पहले कि हमारे यहाँ पे मोर देन 90% लोगों को ये नहीं पता कि उनकी खाने की रिक्वायरमेंट कितनी है। हमने डिस्कस भी किया पहले इस पे कई बार, बहुत बड़ा पॉइंट है ना, बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं आपसे पूछूं, आपको भी शायद आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो साइंटिफिक फॉर्मूला है, वो हर कोई लगाता नहीं है, और लगाना भी क्यों है भाई उस चीज के लिए, अंदर से आवाज नहीं आ जाएगी बस। हाँ, तो ये भी नहीं पता लोगों को। अब तारा इसको भी सोल्व करता है, मतलब तो तारा हमारा जो वर्चुअल कोच है, आप अपनी इनपुट्स डालो ना उसमें, आपको आप अपनी गोल बताओ, मेरे गोल क्या, आपको बोल रहे वेट लूज करना है, वो पहले आपका चेक करेगा कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, वो वहाँ से एक डेफिसिट क्रिएट करेगा और आपको डाइट चार्ट दे देगा बना के। तो वो भी एक पॉइंट था कि तो ये जो प्रॉब्लम है 90 मोर देन 90% लोगों की, वो क्यों ना सोल्व की जाए। तो टेक्नोलॉजी इसमें ये सब चीज़ें मैटर करती है, और ये तारा ने, ये मुझे लगता है कि हमने वो चीज़ अचीव की है वहाँ से तारा से। और जो भी फीडबैक सारे बहुत ही अच्छे फीडबैक आ रहे हैं यार उसमें, मतलब फर्स्ट फेज में तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स के लिए आए थे बहुत सारे लोगों ने, और वो हमने अकोमोडेट किए ज़्यादातर। कुछ ने बोला कि हमें ये नहीं है, कुछ हमारे भी लिमिटेशन है तारा के साथ, बिकॉज हम व्हाट्सएप फर्स्ट हैं, हम अभी कहीं भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट हमने अभी व्हाट्सएप के थ्रू करा है। तो व्हाट्सएप जितनी हमें मतलब देता है कि फीचर्स देता है, हम उसके हिसाब से हम उसको कर पाए हैं, उसको डिस्कस भी किया हमने कई बार इसको, तो उतना ही कर पाते हैं। बाकी हम इसको वेबसाइट में करेंगे, अलग से भी एप्लीकेशन भी लाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, बट एक ये मेरा रहा था तारा का इसमें। हाँ नहीं, बहुत ये इसके वजह से लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत इजी हो जाएगा खुद को हेल्दी रखना। और क्योंकि मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था, उसमें लगभग 39% जो हमारी पॉपुलेशन है वो ओवरवेट हो गई है, और आई थिंक 2029 तक 50% हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कैसे हम इसको रोक सकते हैं? क्या लाइफस्टाइल या क्या चेंजेस करें हम लोग जो ये चीज़ रुक जाए? यार मैंने भी ये स्टैट्स पढ़े थे ये वाले, और मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था, मतलब उस टाइम पे कि 39% पॉपुलेशन और 2029 तक मोर देन 50% लोग या तो ओवरवेट होंगे या फिर ओबीज होंगे, और उसमें से भी 20% लोग हैं वो सीवियर ओबीज वाली उसमें हाँ क्लासिफाइड जो भी हैं वो सीवियर पहुंच जाएंगे। हाँ, वो सीवियर पहुंच जाएंगे। 20% बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब सोचो कि 800 करोड़ लोग हैं, मतलब टोटल हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें से 50% चाहे 400 करोड़, यार सोचो कि कितना बड़ा। बहुत, आप तो 100 लोग आपके ऑफिस में काम करते हैं, 20 लोग इस कंडीशन में होंगे। हाँ, और ये आपने देखा भी होगा, जैसे मैं अपनी खुद की टीम में भी हूँ, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि यार अगर 8 लोग हैं तो 8 लोगों में 6 तो हेल्दी नहीं है ना। तो ये वाला, तो इसमें ना मेन जो चीज़ आती है कि यार अलार्मिंग है बहुत बड़ा। तो अभी काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए भी गए हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस पर अच्छा काम भी कर रहे हैं, जैसे रेवंत हो गया, ठीक है, और जो जेसी है, ये सब लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और कंट्रोल कैसे करना है, लाइफस्टाइल हैं सारी चीज़ें। लाइफस्टाइल हमारा, मतलब हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए होती है आज के टाइम में, कि यार 10 मिनट में हमें ग्रोसरी चाहिए, है ना, हमें खाना नहीं बनाना, हमें बाहर से खाना मंगाना है, उसमें फिर चॉइसेस हमारी डिफरेंट हो जाती हैं। फिर हमारे जो पैकेज फूड हैं उसमें हमारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें रीड करना नहीं आता। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। नहीं, जैसे कि प्रॉब्लम एक ये भी है ना, लोगों को पता है ये गलत है, लोगों को पता है कि मैं ये खा रहा हूँ बाहर का पिज़्ज़ा, ये गलत है, या मैं ये चीज़ करूँगा ये मेरे लिए हार्मफुल है, स्टिल लोग कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कहोगे आप? यार इसमें ना लैक ऑफ अवेयरनेस है और लैक ऑफ एजुकेशन है, कि हमने जो टेक्स्ट बुक पढ़ी है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाई नहीं गई हमें कभी लेबल पढ़ने नहीं सिखाया गया, हमें कभी भी हमें न्यूट्रिशन के बारे में नहीं सिखाया गया, हमें कभी भी, ठीक है। हम अवेयर नहीं है किसी भी चीज़ से, इन सब चीज़ों से। अभी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, बट हमने नहीं पढ़ी ये सब चीज़ें। और ज़्यादातर लोगों का क्या है कि इसमें एजुकेटेड नहीं, अवेयर नहीं है, और उसमें उनको ना सबको हैक चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, अब कोलेस्ट्रॉल तो यार एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया ना, उसमें तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बट सबसे पहले वो क्या करेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है। अब डॉक्टर के पास गया, वहाँ से उसने मेडिसिन दे दी, उससे आपका जो ब्लड थिनर हो गया, वहाँ पे उसका जो ब्लड का फ्लो उसमें हो गया, बट वो सही नहीं हुआ, फिक्स नहीं। और एक और आपको बताता हूँ स्टैट, एक ही जैसे हमारे यहाँ पे हर, आई गेस, मतलब मैं हो सकता है गलत भी हूँ, दूसरा तीसरा बंदा हार्ट अटैक से जा रहा है, जो भी है ना आजकल। हार्ट अटैक तो लास्ट हो गया ना, उससे पहले क्या, आप जो आपको जब आपने ब्लड रिपोर्ट कराई होगी, साइन मिले होंगे कुछ, आपको बिल्कुल मिले होंगे, है ना। तो आपको उस पर काम करना चाहिए था, आपने क्या करा, उस पर काम नहीं करा आपने। जैसे मैंने बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़े, दवाई ले ली हमने, है ना। हमें डायबिटीज, अभी प्री डायबिटिक है, डायबिटीज हुआ भी नहीं है मेरा अभी, है ना, उस रेंज में दवाई शुरू कर दी मैंने पहले से ही, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसमें अवेयरनेस नहीं है। तीसरा जो लास्ट पॉइंट मुझे लगता है कि प्रायोरिटी में नहीं है लोगों की अभी। तो प्रायोरिटी जैसे मैंने देखा है कि लोगों का, जैसे हमारे ऑफिस में भी रहता है काफ़ी सारे, तो जॉब उनकी प्रायोरिटी होती है, फैमिली उनकी प्रायोरिटी है, अपनी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है।
और तो हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, जो कि मतलब मुझे अभी से बात करते करते मुझे लग रहा है कि इसमें मतलब मेंशन करना चाहिए कि मतलब ठीक है, मतलब जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें ठीक है, बट अपने थोड़ा सा इसमें वर्क करना चाहिए, थोड़ा सा वो भी अवेयरनेस रिलेटेड ही है वैसे, ठीक है वो। जैसे आप बता रहे हो अवेयरनेस वाली बात, जैसे सबको ही पता है कि कोल्ड ड्रिंक पीना गलत है, आइसक्रीम खाना गलत है, चिप्स खाना गलत है, सभी को पता है। आपको लगता है ये जो मार्केटिंग है कंपनी की, जो मेंटली हमारे साथ गेम या जो हमें दिखाया जा रहा है, उससे भी बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं? यार पता है लोग क्या करते हैं कि वो उनको लगता है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद से कर रहे हैं, ये सब खा रहे हैं। तो मतलब ये मैं मुझे भी अभी थोड़े टाइम पहले मैंने भी रियलाइज़ किया कि हम ना ड्रिवन बाय मार्केट हैं, ठीक है। मार्केट हमें ड्राइव कर रहा है। यार हमारे डिसीजन मेकिंग कहाँ से आते हैं, ठीक है, हमारी डिसीजन मेकिंग आती है डेटा से। डेटा हम कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, हमें करवाया जा रहा है। बहुत सारी एजेंसीज इस पर वर्क कर रही हैं। अगर आप किसी भी बड़े ब्रांड का नाम उठा लो, ठीक है, उस ब्रांड ने कितना पैसा इस पे लगाया हुआ है कि रिसर्च पेपर लगवा लेते हैं, उस चीज़ के बनवा लेंगे कि हाइट बढ़ेगी बच्चे की, ये बचपन से खिलाओ। यार देखो हमें विश्वास दिला दिया उन्होंने, बॉर्नविटा ने हमें विश्वास दिला दिया कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी। हमने विश्वास कर भी लिया, है ना। वो लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी कॉम्प्लेन पीने से या बॉर्नविटा करने से। कुछ लोगों के डीएनए या मैं कहूँगा जीन्स ऐसे थे, उनकी खुद की हाइट कम थी, 5 फुट 2 इंच के पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को बचपन से ही बॉर्नविटा बस कंटिन्यू चल रहा है और एक्स्ट्रा पिला रहे हैं। हाँ, एक होता है 1 चम्मच डोज देनी और 2 चम्मच पिला रहे हैं, 2 चम्मच कर रहे हैं, ताकि ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हाइट लंबी हो जाएगी, कुछ ऐसा होता है। पर शुगर है यार, वो मतलब ऑब्वियसली शुगर है, वो तो मतलब बताइए हम लोगों को शुगर है। किसी की भी हाइट बढ़ गई, उसने वो टेस्टिमोनियल दे रहा है उसमें, मेरे बच्चे की हाइट तो कॉम्प्लेन से बढ़ गई। और ये और होता है कि ये तो मार्केटिंग के लिए कोई भी किसी को खरीद सकता है ना, आ जाओ आप ऐसा बोल दो। यार पूरी तरह से ड्रिवन बाय मार्केट है। अपने आप को ये मत सोचो कि आप बहुत कॉन्शियस डिसीजन कर रहे हो। हम पहले भी डिस्कस किया है हमने इस चीज को कि यार हम डेटा ही जो कंज्यूम कर रहे हैं ना, उनको सब पता है हम क्या डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। हमारी डिसीजन मेकिंग वहीं से ही आ रही है हमारी, है ना। तो सबकी जो हर बंदे की अपनी इनसिक्योरिटी होती है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चे की इनसिक्योरिटी कि बच्चे के पे क्या होती है, हाइट बढ़ना, ठीक है, तो वो इनसिक्योरिटी हो गई। एक ओल्ड एज की क्या होगी, घुटने में दर्द, ठीक है ना। जवान की क्या होगी कि हमारा बाल उड़ने वाला है, बाल झड़ रहे हैं। उन्होंने सबकी इनसिक्योरिटी बचाने हुई है और हर एज कैटेगरी में ये डर का बिजनेस चला हुआ है पूरी तरह से। कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, मैं सबको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा कि सारे गलत कर रहे हैं, बट ज़्यादातर ही डर का बिजनेस चला है। वो डर का कह लो या फिर उनकी जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसी मैकेंजी जैसी बैठी है कि यार वो रिसर्च ला करके दे रही कि बंदे को क्या चाहिए अभी, तो उसके बेसिस पे वो बस उस पर पैकेजिंग चेंज होती है, अंदर सब मटेरियल वही चल रहा है। बट अभी काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, मैं देखता हूँ अभी हम लेबल भी पढ़ रहे हैं, हम बाकी चीज़ें कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ बहुत सारे मतलब चल रहा है चीज़ें अभी। आपने अभी ना कई बार लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में तो उसके बारे में आप क्या कहोगे, क्या प्रॉब्लम्स आजकल अक्सर लोग गलतियां कर रहे हैं लाइफस्टाइल में अपनी? यार देखो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में एक तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं वो उसको कवर करना चाह रहा हूँ एक बारी। जैसे कि हाइपरटेंशन, मतलब जैसे बीपी वगैरह की इशू होता है, थायराइड इज़ वन पार्ट, डायबिटीज़ हो गया हमारा, ठीक है, पीसीओएस पीसीओडी जो कि वुमेन में बहुत फीमेल में बहुत कॉमन है हमारा, ठीक है। और बैड गट हेल्थ है ना, ये बहुत ज़्यादा है। ये तो पूरी बॉडी को तो देखो ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, जिसको हम एक टर्म में बोल देते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिजीज बोल देते हैं उनको, ठीक है। इनका ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं हो सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ यार ये समझने वाली चीज़ है थोड़ी देर, लेकिन अब वो सॉल्यूशन नहीं है यार, वो पता मेंटेनेंस है, हाँ, है ना। आपका वो क्योर नहीं कर रहे, है ना यार। ये सारी चीजें इसमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेज में। देखो कुछ केसेज जैसे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कुछ केसेज ऐसे हैं जो कि उसमें लाइफस्टाइल की वजह से नहीं हुए, आपको या तो इनहेरिटली उसको मिला है वहाँ से, अपने जीन्स से मिला है उस चीज़ से, या फिर आपके कुछ और भी इशू हो सकता है बॉडी में, किसी ऑर्गन की वजह से कुछ इम्पैक्ट हो गया हो, वो इशू हो सकता है। बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आप अच्छे से अपना डाइट कर लो। डाइट तो मैं नहीं बोलूँ, डाइट तो पता है मुझे वर्ड ही पता नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे, है ना। अच्छे से खाना पीना अच्छे से कर लो अपना, ठीक है। और अपना वर्कआउट करो। वर्कआउट में जरूरी नहीं आप जिम ही जा रहे हो, अब आप 30-40 मिनट्स आप वॉक कर लो, कुछ भी कर लो, उसी से आपके सब कुछ ठीक हो जाना है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है ना। तो ये भी इसका एक पार्ट है। तो यही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और इसमें मतलब हाँ यही है बस। ओके बाकी अभी जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पर है। अगर
आप रोड पे खड़े हो, शायद कोई बंदा मिलेगा जिसका पेट अंदर हो, सभी पेट निकाल के घूम रहे हैं सभी का वेट बहुत ज़्यादा है, सभी का वेट बढ़ा हुआ है। तो कोई ऐसा है क्या, ऐसा कोई पॉइंट है, ऐसी एक्सरसाइज या कोई खाना जिससे उनको जल्दी से वेट कम हो जाए? यार देखो, एक तो कोई हैक नहीं होता इसका वेट लूज़ करने का, इसको बड़ा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। वेट लूज करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है भाई, नहीं, है मुझे ना? तो पता है, देखो, ये लोगों के क्वेश्चन हाँ, हैं, लोग ऐसे सिंपल करते सिंपल सिंपल एक कॉन्सेप्ट को समझो। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है? हमारी बॉडी रन करती है एनर्जी पे, ठीक है? तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, ठीक है? तो हमारा जैसे मान लो मैं एक एज अ पर्सन, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी की, ठीक है, मैं अगर उससे ज़्यादा खाऊंगा तो मैं गेन कर लूंगा, उससे कम खाऊंगा तो मैं लूज कर लूंगा वेट। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। ना किसी सुपर फूड की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। जो आप खाते हो वही खाओ। सिंपल सी बात यह है कि आप जिस एरिया में रहते हो उसके हिसाब से आपका खाना होता है। जैसे मान लो मेरे घर पे क्या होता है, मेरे घर पे दूध होता है, ठीक है? मेरे घर पे क्या कहते हैं, हम रोटी सब्जी खाने वाले लोग हैं, ठीक है? वो कभी कभी एग खा लिया, ये सब चीज़ें हम खा लेते हैं, ये सारी चीज़ें। तो यही सब चीज़ें होती हैं, यही सब चीज़ें खाओ, उसको कंट्रोल करना है। तो अगर आप रिक्वायरमेंट से कम खाओगे तो लूज हो जाएगा, ज़्यादा खाओगे तो बढ़ जाएगा। सिंपल से साइंस है, उसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ फालतू में इसको। और बहुत काफ़ी तक क्लियर कर दिया वो आपने। कितनी सारी डाइट चल गई हैं आजकल यार, फैट डाइट, ये डाइट, वो डाइट, हाँ, बहुत कुछ चल रहा है। अरे यार सच में पता है, मोर देन 80% लोगों को ना इस तरह की किसी डाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। बस एक मंचिंग बंद कर देना अपनी। जो दिन भर मंचिंग करते हैं हम कि यार यहाँ से हाथ मिला तो ये खा लिया, वहाँ से ये खा लिया, एक दो चिप्स खा रहे हैं, नमकीन रखी है थोड़ा, बिल्कुल। हम यार ये सब चीज़ें बंद कर दो ना, अपना आप कम हो जाएगा। और जितनी आप पहले से आपके जो बड़ों ने रोटियां जितनी जिस तरह से खाते आ रहे हो, ठीक है, ओवर ईटिंग मत करो। बहुत बेसिक सी चीज़ें यार, मंचिंग बंद कर दो, ओवर ईटिंग बंद कर दो, ठीक है? अगर आप पोर्शन ज़्यादा ले रहे हो तो वो थोड़ा कम कर दो, ओवर ईटिंग नहीं करनी है उस चीज़ के लिए। छोटी छोटी चीज़ें कर लो, अपना वेट लूज हो जाएगा। मैंने कई लोगों को देखा है, कोई डाइट फॉलो नहीं की उन्होंने, बस मंचिंग बंद कर दी और उनका ड्रास्टिकली वेट कम हो गया उनका। ये बहुत होता है, आप सही कह रहे हो। और बाकी इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं खाने में, तो इसमें वेज और नॉन वेज के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नॉन वेज खाने से वेट बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जीज हो, बहुत कैलोरीज होती हैं, या वेज खाना ज़्यादा अच्छा है, उससे हम प्रॉपर एथलीट, हम उससे भी एथलीट बन सकते हैं, हम अच्छे से एनर्जी अपनी फुलफिल कर सकते हैं। क्या कहोगे आप इस बारे में? क्योंकि मैं तो वेज को प्रेफर करता हूँ पर्सनली, आप क्या कहोगे? यार ये ना काफ़ी डिबेटेबल है वैसे, ठीक है, बट मैं इसको कवर करना चाहूँगा जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? हो सकता है कहीं मेरे कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाए, बट मैं इसको कवर करने इसलिए भी चाह रहा हूँ कि मैं भी बहुत सुनता हूँ कि वेज नॉन वेज, हम जब ऑफिस में भी टेबल पे बैठे होते हैं तो उसमें कि वेज वाले उधर बैठ रहे हैं, मन नहीं करता। हाँ, मतलब जो भी है उसका, ठीक है, आपके सामने बोटियाँ खींच रहा है, आप वेज हो तो खुद अजीब लगता है यार ये मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। देखो, वेज और नॉन वेज का ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो वेज और नॉन वेज वाला कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, फूड है यार, है ना? तो अगर आप देखोगे थोड़ा बैक स्टोरी, अगर मैं थोड़ा सा इसको मतलब एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसको, तो अगर आप बैक स्टोरी में जाओगे ना, तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी ना, वो सारी ना रिवर्स के अराउंड हुई हैं, जहाँ पानी के जो स्रोत मान लो, कुछ भी मान लो, है ना, सोर्सेज जो भी है, उसके आसपास ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुए हम सारे के सारे। पहले ना तो पाइपलाइन थी, ना पहले, है ना, ये नल नहीं थे, कुछ भी नहीं था पहले। इवन आज भी जो जंगल हमारे वो करते हैं, जो जंगल का कॉन्सेप्ट है वो यही है। कोई भी आपको ऐसा कोई जंगल नहीं मिलेगा जहाँ पे पानी का सोर्स ना हो और जंगल है, क्योंकि वो उन्होंने आज भी वो टंकियाँ और ये सब चीज़ें आज भी उन्होंने डेवलप नहीं किए हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर जो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन था रिवर के आसपास था, तो वहाँ पे हमारे लिए क्या चीज़ें अवेलेबल थी? वहाँ पे हमें ग्रीन भी अवेलेबल था, बट वो ऐसा नहीं था कि हमने उसको डाला हुआ है ग्रीन को, जो भी हमें फ्रूट्स मिल गए, पेड़ से मिल गया, हमें कहीं से कुछ मिल गया, हमने ग्रीन ले लिया। फिश, अगर कोई कोस्टल एरिया है वहाँ पे फिश मिलती थी इजीली, कोई रिवर वाला एरिया वहाँ पे भी फिश मिल जाती थी, फिश के अलग अलग तरह की मिलती थी। वहाँ पे जानवर पानी पीने आया करते थे, ठीक है, तो उनको मार के वहाँ पे मीट मिलता था उसके थ्रू। तो यही सब सोर्सेज वहाँ पे हुआ करते थे। फिर ह्यूमन जो है उसने थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व किया, वो वहाँ से फिर ये पाइपलाइन और यहाँ से रिवर से उन्होंने जगह बनानी स्टार्ट की, वो दूसरी जगह जाके रहने लगे। फिर क्या हुआ, जब एक ग्लोबलाइजेशन का जब वो आया इसमें, तो बाहर से लोग आए, ठीक है। अब वहाँ पे वो अपने कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे वहाँ पे, जैसे कि इजिप्ट हो गया, वो हो गया। तो उसमें 2-3 रीज़न थे उनके, कि एक तो स्पिरिचुअल एक रीज़न था उनका, ठीक है, और कम्युनिटी एक रीज़न था उसमें, ठीक है। ये सब रीज़न उसमें हुआ करते थे। इस तरह से वो लोग जब एक्सचेंज हुए वहाँ से, हमारे यहाँ पे वहाँ गए, वहाँ से यहाँ पे आए, उन्होंने आके ये वेजिटेरियन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, क्या खाना है, इन्होंने क्या करा कि वेजिटेरियन को एक अलग कैटेगरी बना दिया, नॉन वेज को एक अलग कैटेगरी बना दिया। अब यहाँ तक भी ठीक था,
कोई दिक्कत नहीं है, अपने वेज को अलग कैटेगरी बना दिया, नॉन वेज को अलग कैटेगरी बना दिया, सही है। उसके बाद क्या करा इन्होंने कि इन्होंने या बाहर से सीड्स लाए बोए वहाँ पे सब चीज़ें, तो ये वेजिटेरियन एक लग्जरी हुआ करती थी पहले, है ना। अभी भी मैं तो मानता हूँ अभी भी लग्जरी है, बहुत सारे एरियाज में अभी भी वही सब चीज़ें जो पहले खाते थे वही खा रहे हैं अभी भी। न्यूट्रिशन का अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है उसमें। तो अभी क्या हुआ कि वहाँ से अब मुझे दिक्कत कहाँ पे होती है, जब इसको कम्युनिटी से जोड़ दिया गया कि अगर मुस्लिम है तो वो खाएगा, वो मीट खाएगा, नॉन वेज खाएगा, और जो हिंदू है वो क्या कहते हैं वेज खाएगा। ये प्रैक्टिसेस हमने फॉलो करनी स्टार्ट कर दी। उसमें कुछ स्पिरिचुअल साइड आई, कुछ कम्युनिटी वाली साइड आई, कुछ पॉलिटिक्स आई, ठीक है। तो हमने उसको कैटेगरी में डिवाइड करते, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न रहा। ये सब नहीं होना चाहिए, मैं जनरली बता रहा हूँ उसमें। तो आपका जैसे मैंने पहले भी अभी उसमें किया कि जो जहाँ पे जिस एरिया में रहता है, अगर कोई बंदा रिवर की साइड में रहता है, वहाँ पे रिवर के एरिया में आज भी रहता है, उसको वो फूड ज़्यादा सूट करेगा रेदर देन कि जो मैं आपको वेज वाला चीज़ दूंगा उसको, ठीक है। तो वेज वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। अगर कोई बंगाल में रहता है उसको फिश सूट करती है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो हम उससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि यार मुझे दूध बहुत सूट करता है, मेरी वाइफ को नहीं करता, है ना। तो क्योंकि उसको उसके पापा की पोस्टिंग जहाँ पे रही वहाँ पे दूध का इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी। अगरतला में रहे, जम्मू कश्मीर में रहे वो लोग, वहाँ पे उसको सूट नहीं करता, मुझे करता है क्योंकि मैं हरियाणा के एक बेल्ट से मतलब बिलोंग करता हूँ। मैंने तो बचपन से यही है, मुझे गेहूँ सूट करता है ना। जो हम बात कर देती हैं कि यार ये इसमें हाँ मिलेट्स खाओ, ये खाओ, मुझे सूट करता है। तो जो जिस एरिया से आता है उसको वो सूट करेगा। तो यहाँ पे ये तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए कि यार नॉन वेज अच्छी चीज़। फिर हाँ ये भी एक वो था कि लोगों ने वेज को हमेशा सुपीरियर बना दिया, जो वेज वाले तो उन्होंने वेज को सुपीरियर बना दिया, और जो नॉन वेज थे वाले उन्होंने नॉन वेज को बना दिया, है ना। ये भी एक रहा। तो इसमें क्या एक अगर आप स्टडी पढ़ोगे तो इसमें हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ खाली, मोर देन 90% लोग प्योर वेज नहीं है, नॉन वेज है। मतलब उन्होंने किसी ना किसी फॉर्म में कहीं ना कहीं कंज्यूम किया है। कुछ एगेटेरियन बोलते हैं अपने आप को, इसमें भी देखो सब कैटेगरी बन गई, है ना। मैं तो मतलब झटके का नहीं खाता, तो मैं ये नहीं खाता हलाल, मतलब ये सब चीजें नाम हलाल होता है क्या होता है? हाँ, तो ये सब कॉन्सेप्ट आ गए, सब कैटेगरीज में बना दी। तो दिक्कत यहाँ वेज और नॉन वेज की नहीं है, दिक्कत ये है कि आप किस एरिया से आ रहे हो, जहाँ से आप आ रहे हो, जिस कम्युनिटी से आप आ रहे हो, जिस फैमिली से आप आ रहे हो, आपको जो सूट करता है वो खाओ ना। हाँ नहीं, मेरा जो क्वेश्चन था वो इस बारे में नहीं था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि जो भी रनर्स है, जो भी एथलीट हैं, या जो भी नॉर्मल लोग हैं दुनिया में, यहाँ पर मैं बात कर रहा था जो प्रोटीन इंटेक है, जो उनको खुद की फिटनेस के लिए जो भी करना है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि वो क्या वो वेज नॉन वेज खाना जरूरी ही है? वो वेज से पूरा नहीं हो सकता क्या? क्योंकि यहाँ पर मैं मैं मानता हूँ कुछ जगह पे सोर्सेज नहीं है, आप नहीं फसल उगा सकते, नहीं आप वेज खा सकते, लेकिन अपने खाने के लिए ऐसे यहाँ पर तो आप कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है, इतना महंगा भी नहीं है। तो आपको किसी भी जानवर को मार देना, चाहे वो मुर्गी है, चाहे जो भी है, व्हाटएवर द एनिमल इज, तो उसको मार देना वो तो ठीक नहीं है किसी भी एंगल से। यार देखो इसमें ना, इसमें भी डिबेटेबल है ये भी काफ़ी। इसमें मैं बहुत क्लियर आपको बताता हूँ इसमें कि आप बात करते हो इमोशंस की बात करते हो। मैंने आपको देखा, मैंने आपने रील भी कई बार शेयर की है, उसमें इमोशन की बात करते हो। तो क्या इमोशन मुर्गे में ही होता है क्या? मच्छर में इमोशन नहीं होते क्या? बिल्कुल मच्छर में होते हैं, लेकिन अभी रूम में जाके मार देंगे उसको। हाँ बिल्कुल मार देंगे। चींटी में इमोशन नहीं होते क्या? पेड़ में नहीं इमोशन होते क्या? ये तो साइंटिस्ट ने बोला है ना कि जहर का इंजेक्शन लगा दो वो मर जाएगा, है ना। इमोशन तो वहाँ पे भी है, पर जस्ट बिकॉज कि वो बड़ा एक जानवर है, वो अपने इमोशन दिखा सकता है हमें, है ना। तो इमोशन दिखा पा रहा है तो हम उसको फील कर पा रहे हैं, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन हमारे पास एक फील करने के, हम फील कर पाते हैं चीज़ों को, है ना। तो इसलिए हम उसको देख पा रहे हैं, बट हम बाकी चीज़ों में तो नहीं सोच रहे इस चीज़ को। बात रही कि इसके बिना काम हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। लेकिन आपने जो बोला कि यार अभी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, बट आज भी अफोर्डेबल नहीं है। आप अगर वीगन डाइट पे जाना चाहोगे, पूरी तरह से वेज पे जाना चाहो, वीगन डाइट पे, आपको सोया मिल्क लेके देखो, उसमें आप तो फिर भी एक अच्छे उसमें आपके इकोनॉमिकली आप काफ़ी करते हो। लेकिन मैंने देखा है कि वीगन ये सब चीज़ें अभी भी बहुत एक्सेसिबल नहीं है, सारी चीज़ें अभी भी। आप क्रॉसिंग में ढूंढने लगो कहीं पे, सोया मिल्क बड़ी कुछ एक दुकानों में मिलेगा आपको, है ना। पनीर आप लेना जाओ 90 रुपीज़ का, वो 200 ग्राम की वो जो आती है अमूल की, वो सब चीज़ें आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज भी एक्सेसिबल है, बल्कि आपको चिकन जो है, आपका जो पनीर है, ठीक है, पनीर आपको 400 रुपये किलो मिल रहा है, चिकन आपको 200 रुपये किलो मिल रहा है ना। मैं उस डिबेट में डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं थोड़ा हो जाएगा इसमें। तो मतलब ये वाली चीज़ मैं बोलूँ कि जिसको जो चीज़ सूट करती है हो, दोनों चीज़ हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली तो नॉन वेज में ज़्यादा सोर्सेज मिल जाते हैं प्रोटीन के। आजकल जिम में या जहाँ भी जा रहे हैं, उनके जो कोचेज हैं, या उनको ये बताया जा रहा है कि आप अगर नॉन वेज नहीं खाओगे प्रोटीन आपका पूरा नहीं होगा। भले वो कैपेबल है, वो कैपेबल है लेने में, वो कैपेबल है फाइनेंशियली, वो ले सकते हैं वेज अच्छे से अच्छा, ब्रोकली से ले कुछ भी खा सकते हैं, मशरूम से लेके।
स्टिल उनको बोला नहीं नॉनवेज के बिना पूरा नहीं होगा, नॉनवेज खा, वो फिर नॉनवेज आ भी जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन उस बारे में था, पर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक और उसमें पता है एक चीज़ मैं मतलब इस पे नहीं कर रहा, मैं इस पे बता रहा हूँ कि ये वो प्रैक्टिसेस तो गलत है कि किसी को बोलना कि नॉन वेज से होगा वैसे होगा, वो सारी चीज़ें ऐसा हो रहा है एक्चुअली, ऐसा हो रहा है, मुझे पता है ऐसे ये सब चीज़ें हो रही हैं। बट इसमें ना इसमें भी थोड़ा साइंस में अगर जाएंगे ना तो इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि पहले जो एथलीट्स हैं, जैसे कि हम अगर बॉडी बिल्डर को ले लें तो पहले वो बहुत मीट खाते हैं, फिर वो जब उससे रिटायरमेंट होता है कुछ होता है, फिर वो वेजिटेरियन पे आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें। विराट कोहली हो गया, विराट कोहली उसने पहले बहुत रेड मीट खाया, वो रेड ब्लड सेल्स वगैरह जो भी उसका, मैं उस फिर कभी जाएंगे उसमें, फिर से कभी बात करेंगे। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि गोल क्या है आपका। तो वो 1% जो लोग हैं जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे वो खाएं, तो मतलब कोई ऐसी नहीं है। बट ऐसे किसी को बोलना नहीं चाहिए कि क्या खाना क्या नहीं खाना। मतलब मैं खुद भी नॉन वेज वगैरह नहीं खाता, मैं एग खाता हूँ, है ना, नॉन वेज ही आ गया, फिर वही मैंने खुद से बोला, खुद से मैंने वो सब कैटेगरी में अपने आपको डाल दिया। अभी हम लोग डिबेट कर ही रहे हैं, तो अभी एक और डिबेट काफी चलती है, सप्लीमेंट लेना है या नहीं लेना है। काफी मतलब ये बहुत डिबेट, वास्ट टॉपिक एक्चुअली। हाँ, क्या कहोगे आप इस बारे में? यार देखो, किसी भी चीज़ को ना मैंने कुछ समझा है नहीं समझा है, लेकिन 2021 जब से मैंने अपना पढ़ाई करी है ना, तब से मैंने इन चीज़ों को ज़रूर समझा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, कि सप्लीमेंट को समझना ज़रूरी है। सप्लीमेंट की 3 कैटेगरी मानी जाती हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी है हेल्थ कैटेगरी। हेल्थ सप्लीमेंट जो होते हैं, जिसमें हमारे वाइटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, सभी लेते हैं, लेकिन हम उसको सप्लीमेंट नहीं बोलते, है ना। लेते हैं ना, जबकि सारे तो एक्सट्रैक्टेड बाय फूड और मिनरल जो भी चीज़ें रहती हैं हमारी वो रहती हैं। दूसरा हमारा आते हैं परफॉर्मेंस सप्लीमेंट आते हैं। परफॉर्मेंस सप्लीमेंट जैसे क्रेटीन हम ले रहे हैं, ठीक है। और जो हेल्थ वाले हैं वो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए, पहले मैं मेंशन कर देता हूँ उस चीज़ के लिए। तो परफॉर्मेंस सप्लीमेंट आते हैं, ठीक है। शिलाजीत इसमें हम बोल देते हैं, अश्वगंधा उसमें हम बोल देते हैं, ठीक है। इसमें हमने ये क्रेटीन हो गया, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, जो भी परफॉर्मेंस से आपकी, हमारे रनिंग में वो एनर्जी जेल चलता है, हाँ, है ना, जिसमें काफ़ी कैफीन होता है। हाँ, कैफीन एक हमारा परफॉर्मेंस सप्लीमेंट हो गया। उसको किसी कोच के अगर कोई कोच बोलता है कि कोई अच्छा सर्टिफाइड कोच अगर आपको रिकमेंड कर रहा है तो उसके अंडर लेना चाहिए, और उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे बहुत लोग क्रेटीन लेते हैं रनिंग के लिए, है ना। मैंने खुद ने 2 महीने लिया है क्रेटीन, ठीक है, और मैंने पढ़ा भी है, क्रेटीन को अच्छे से पढ़ा है, तो उसका हम फिर कभी बात करेंगे जब हमने, है ना, कि क्या है क्या नहीं। तीसरा आता है कन्वीनियंस, कि आप जो चीज़ें आपको फूड से नहीं मिल पा रही है, ठीक है, वो आप सप्लीमेंट से लेते हो। जैसे कि मान लो एक फॉर एग्जांपल प्रोटीन की बात करेंगे इसमें, तो जैसे मैं अगर जैसे मुझे अपना जिम कर रहा हूँ, तो मुझे अगर साइंस ने बताया हुआ है कि यार मैं 100 ग्राम प्रोटीन अपना इंटेक रखता हूँ, मुझे मसल गेन करनी है, मैं अच्छे से वर्कआउट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं खाने से चाहूँ तो मुझे अगर 50 ग्राम प्रोटीन अगर मुझे कंज्यूम करना है तो मुझे वो खाने से भी मिल जाएगा। बट अगर मैं सोया का एग्जांपल लूँ तो मुझे 100 ग्राम सोया खानी पड़ेगी उसके लिए, और 20 ग्राम सोया में मतलब दांत थक जाते हैं खाने के लिए। किसी और फॉर्म में खा सकते किसी, हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, वो खाने से ले सकते हो, लेकिन कन्वीनियंस वाली बात है कि आप उस चीज़ को उस तरह से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो उस तरह से। दूसरा, जैसे कि अब रिक्वायरमेंट की बात आती है, कन्वीनियंस में अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लो अनुराग जब अल्ट्रा रनिंग करने गए थे, वहाँ पे अनुराग और रंजन और आनंद गए थे, ये सोलांग किया इन्होंने, और ये वहाँ पे गए थे, स्पेन गए थे लोग। इनकी इतनी हाई ट्रेनिंग थी यार, उसमें वो सुबह से लेकर शाम तक हिल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके पास कोई एक्सेस मतलब किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं है। तो अब उनको कार्ब्स तो चाहिए ना, बॉडी तो रन करनी है, तो उनको क्या करना पड़ा, उनको कार्ब्स का सप्लीमेंट लेना पड़ा उनको, लिक्विड कार्ब्स वाला पॉइंट, लिक्विड या फिर वो जो पाउडर फॉर्म होती चीनी है, हाँ वो गोल होता शुगर ही है सारे के सारे, बट उसको कार्ब्स लेना पड़ा क्योंकि वहाँ पे उनके लिए वही एक्सेसिबल था। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड योर नीड, जो भी आपकी है कि उस टाइम पे आपको मतलब एक्सेसिबिलिटी है नहीं है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत सारे अनकॉन्शियसली हम ले रहे होते हैं सप्लीमेंट, बट हम उसको सप्लीमेंट नहीं मानते, ठीक है। परफॉर्मेंस को मैं ऐसा मानता हूँ कि वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर जरूरत है तो देखो, क्योंकि मुझे ना उसमें ज़्यादातर लगता है कि मेंटल इफेक्ट ज़्यादा रहता है इसमें, है ना, वो उसमें। हाँ, आप प्रोटीन का भी आपने अभी बोला कि प्रोटीन मतलब लेने का सारी चीज़ें बता ही रहे हो, लेकिन अभी प्रोटीन के जो भी अभी कुछ रिपोर्ट कुछ ऐसे आए थे न्यूज़ में, हाँ, कि 76% प्रोटीन जो है वो लैब टेस्ट में फेल हो गए। हाँ, इंडियन मेड जो थे। तो मतलब क्यों? फिर मैं तो लेता ही नहीं हूँ, मतलब आपको पता ही है, मैं नेचुरल लेने की कोशिश करता हूँ सब चीज़ों में। और सप्लीमेंट की बात भी करूँ तो मैं विटामिन डी ही लेता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेता, सिर्फ विटामिन डी जो सैशे होते हैं, क्योंकि वो जनरली फुलफिल नहीं हो पाता, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ।
तो जो फेल हो गए सारे 76%, स्टिल आप क्या कहोगे, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे कैसे बचें उस चीज़ से? ये देखो, लेना ना लेना तो मतलब हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, कन्वीनियंस वाला है। फूड से ले लो यार, जरूरत है ही नहीं प्रोटीन की आपको। तो नहीं, 76% फेल हो गए तो मैं उसके बाद आ रहा हूँ, आप मना करना चाहोगे लोगों को अवॉइड करें? अगर नहीं, उसमें ना उसमें अवेयरनेस की जरूरत है, एजुकेशन की, जो मैंने पहले कवर किया था ना, इसमें आपको आपको एजुकेट करना पड़ेगा। जैसे मैं भी प्रोटीन लेता हूँ, ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड का लेता हूँ, उस ब्रांड की वेबसाइट पे साफ लिखा हुआ है कि यार ये ना 2 ही जगह अवेलेबल है, इसके ऑथराइज शोरूम 2 ही हैं इसके, कि यार या तो ये उस वाली फार्मेसी पे मिलेगा या फिर हमारी वेबसाइट से लो, 2 ही हैं उसके। ऐसे ही हर एक का जो ब्रांड होते हैं, तो मैं तो क्या, यहाँ इंडियन ब्रांड नहीं है वो वाला, वो बाहर का ब्रांड है, मैं उसका लेता हूँ। बाकी 1-2 ब्रांड और हैं जो अच्छे ब्रांड है जिसको मैंने पहले कंज्यूम किया हुआ है। तो वहाँ पे आपको एक तो ऑथेंटिक जगह से लेना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, उनका अवेयरनेस ही नहीं है, वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सबसे ऑर्डर करने लगते हैं सारी चीज़ों से। तो अब वहाँ पे अब क्या करते हैं, वो भी उनकी भी गलती नहीं, अमेजोन फ्लिपकार्ट वाली गलती नहीं है, उन्होंने तो ऑर्डर बुक किया है, तो वेंडर से रहा है। सही बात है। कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आता है कि यार वेंडर ने तो सही दिया है, बीच में से उसने निकाल के अपना रख दिया उसमें, ठीक है। तो वो भी तो होता है। दूसरा, हमने जो अभी बात की थी कि बहुत सारे रिसर्च पेपर आ गए, प्रोटीन को इतना हाइप बना दिया, ठीक है, पहले प्रोटीन को यहाँ चढ़ाया, ठीक है, और अब उसके लिए नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना, खाना ही पड़ेगा आपको, हाँ खाना पड़ेगा, वो सब चीजें, है ना यार, वो तो मतलब किसी भी चीज को कर सकते हैं उसमें। अब क्या कर रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों का नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसका ऑल्टरनेट लाना है उसको उस तरह से। आप जहाँ भी देखोगे उसका कि प्रोटीन क्या, ये उससे किडनी खराब होगी, ये किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता, सी बता रहा हूँ, किडनी खराब होती है नहीं होती किसी को नहीं पता, ठीक है, बहुत डीप जाना पड़ेगा, आपको समझ में आएगी किडनी खराब होती है। तो मैं ये कह रहा था कि आप ऑथेंटिक जगह से लो, ठीक है, अगर आपको लेना है। अगर वैसे तो खाने से कंप्लीट करो, मैं तो हमेशा सबसे बोलता हूँ यार, खाने से अगर कंप्लीट हो सकता है ना, तो वहाँ से कंप्लीट करो आप खाने से। और आपको अगर लेना ही है तो आप एक ऑथेंटिक जगह से लो, उसकी वेबसाइट से ले लो, ठीक है, जो कि उनके खुद के वेयर हाउस से आएगा, या जहाँ पे उन्होंने बोला हुआ कि हमारी ये चीज़ें हैं, वहाँ से लो। इंडियन ब्रांड्स का भी मैं बोलूँगा कि कुछ अभी ऑथेंटिक ब्रांड आए हैं अभी, बट जो हमने वो भी डिस्कस ही किया था कि यार बहुत सारी अभी टेस्टिंग नहीं हो रखी है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पे, जो मैं अभी मुझे याद आया बोलते बोलते, कि लैब्स नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ, अगर मैं आज को बोलूँ कि यार मुझे जैकी ने एक वो प्रोटीन ला के दिया, मुझे टेस्ट करवाना है इसको, भाई एक लाजपत नगर में एक लैब है जो मुझे मेरी नॉलेज में है, उसके अब खुल गई मुझे पता नहीं, लैब ही नहीं है, वो भी इतने कॉस्टली है, इतने तो मैं प्रोटीन कहीं और से ले लूँगा यार, मतलब है ना। तो लैब्स नहीं है हमारे पास टेस्टिंग की। तो अब इसमें जो आपने डिस्कस की, आपने जो बताया कि यार ये 76% इसमें लेड निकला, उसमें बहुत सारी ऐसे सब्सटेंस ऐसे थे, हाँ उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि उसमें नहीं होनी चाहिए, बट हैं उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रेगुलेटरी है वो उतना एक्टिवली वर्क नहीं कर रही उसमें अभी उसमें। तो प्रोटीन का तो अभी बहुत सारा स्ट्रीमलाइन होना जरूरी है, नए नए ब्रांड और आ गए हैं और आते ही जा रहे हैं। और पता है आजकल तो मैंने जो एक देखा है, काफ़ी सारे जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उसमें उन्होंने, मेरे पास भी ऑफर आया था, मतलब एमवे का आया था, मैं मतलब बोल देता हूँ। तो उसमें क्या कि आप हमारे प्रोडक्ट सेल करो, आपको हम 30% देंगे, 50% जो भी हमका सेट हो जाएगा उसमें। जैसे मैं एज अ कोच में जो भी अपने क्लाइंट से बोलूँगा ले लेते हैं, है ना, और वो जो ब्रांड बोलूँगा उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर है, ब्रांड पे मैं उनका ट्रस्ट करवा रहा हूँ। जैसे अभी एक भांजी है एक तरह से, वो एक का फॉलो कर रही है, वो मसल ब्लेज के पूरी किट आती है उसकी, है ना, तो मसल ब्लेज का आप ये ले लो वो ले लो। और मेरी एक क्लाइंट है, मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका वो इसी चीज़ से फेस करके आई है। आज के टाइम में उसको इतने हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं ना बहुत सारे। मैं तो पता है ना, वो पूरी की पूरी, हाँ, रिकमेंड नहीं करता सब खाने का। तो मैं उस पर मतलब मैं तो खैर थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचूं तो अलग चीज़ है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये ना बहुत मार्केटिंग वाली चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें पहले ट्राई करो, खाने से अगर कंप्लीट कर सकते हो अच्छी बात है। अगर आपका बहुत ही वर्कआउट, हैवी वर्कआउट कर रहे हो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, जरूरत है तो आप ले लो, मतलब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बट ऑथेंटिक सोर्सेज से लेना चाहिए। ओके, अभी आजकल तो जिम में बहुत सारी चीज़ें चल गई ना, जैसे बॉडी कंपोजिशन टेस्ट की मैं बात करूँ, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये डिस्कस किया था हमने। फिर करते हैं लोग यार ये मेरी फैट परसेंटेज ही आ रहा है, मेरा फैट परसेंटेज ही आ रहा है, ये क्या मतलब, इसके बारे में क्या कहोगे आप? यार BCA जो है ना, तो बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस जो है, ये है तो अच्छे के लिए एक तरह से, बट इसका ना एक तरह से ये भी स्कैम है, पता है ये भी। हाँ। तो स्कैम क्या है इसमें कि जिम में मैंने देखा है, मैंने भी खुद से एक्सपीरियंस किया जब मैंने देखा है, तो जैसे जिम में कोई ट्रेनर है, ठीक है, पहले दिन बंदा आया, उसका ना उन्होंने फैट परसेंटेज चेक करा दिया कि लेट से 29% फैट है आपकी बॉडी पे, ठीक है। तो BCA होता है क्या, मैं तो बता रहा हूँ कि हमारी बॉडी के 4 कंपोनेंट होते हैं। एक हमारा वाटर होता है ना, मसल्स हो गई, फैट हो गया, हमारा बोन हो गई, 4 ही चीज़ें होती हैं।
वो किस रेशो में है हमारी बॉडी Body में, के अंदर। वही BCA बताता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे मैं नहीं कर रहा हूँ उस पर, ठीक है, कि किस तरह से जाती हैं वो सब चीज़ें छोड़ो, तो ये BCA होता है, ठीक है। तो बॉडी जब कॉम्पोजिशन कराएंगे 29% होगी। अब उसको अब वहाँ पे ना मतलब वर्कआउट अच्छा कराते हैं वो लोग, ऐसा ही बात नहीं है कि वर्कआउट नहीं कराते, बट उनको न्यूट्रिशन की इतनी नॉलेज नहीं होती उसमें, Okay. है ना, क्योंकि वो ज़्यादातर ट्रेंड होते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, तो अच्छे से पोस्चर करवा देंगे, सब कुछ करा देंगे। फिर 2 हफ्ते बाद क्लाइंट बोलेगा कि यार चेंजेस तो दिख नहीं रहे, क्या 1 महीने बाद बोलेगा चेंजेस दिख नहीं रहे, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि सर वो करा लो, बॉडी कॉम्पोजिशन करा लो फिर से। उस दिन क्या करेंगे, जब पहले दिन वो आया, जब तो उसने आते ही करा लिया उसने, ठीक है, अगले दिन जब आया उससे पहले वर्कआउट कराया उसको, वर्कआउट कराने के बाद उसको करा दिया, 3% कम आ गया। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसका मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस जो होती है हमारी, वो एक तो हमारा मतलब ऐसी उसमें होना चाहिए, सुबह उठो अपना करा लो, और हर बार उसी ही स्टेट में करानी चाहिए। अगर आपने आज जिस स्टेट में आपने पहले करवाया, तो दिन में तो हमारे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हम पानी पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कपड़े भी इसमें एक उसमें होता है, कपड़ों का वेट हो जाता है, बेल्ट लगाई हुई है हमारा उसमें, और हमारा तो वर्कआउट के बाद क्या होता है, जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन जो हम होता है वो मसल्स में चला जाता है। फैट एग्जैक्टली वो थोड़ा हार्ड भी हो गया। फैट नहीं, मतलब फैट तो कुछ नहीं होता, फैट तो उतना नहीं रहेगा, बट आपका मसल वेट बढ़ जाता है। तो जो BCA करता है वो रेशो बताता है, जो पहले रेशो आपका फैट का परसेंटेज का था 29, उसमें से अब क्या कर रहा है कि कुछ जो रेशो है वो मसल्स के साइड चला गया। ओके, समझ रहे हो? हाँ मैं समझ गया, मसल्स पहले 32 kg थी, अब आपका 33 kg आ रही है उसमें। अब 33 kg से वो पूरा गेम चेंज हो गया, है ना, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं वो उसका अगर आप समझोगे ना, मसल्स को ऐसे टाइट चीज़ नहीं होती, मसल्स एक पूरा एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर ले लो, और उसके अंदर हमारा ग्लाइकोजन होता है उसमें हमारा, तो ग्लाइकोजन उसमें रिफिल होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन रिफिल होकर उसमें उसका वेट बढ़ जाता है मसल्स का। अगली बार उसका 3% कम आ गया, या सर देखो कितना अच्छा रिजल्ट है ना। तो इस तरह से ये ना स्कैम है एक तरह से। मैं कई बार ट्रेनर से बोलता भी कि यार वो भी उनमें से भी कुछ लोग अब अवेयर हो गए हैं। मैं अपनी जिम की अगर बात करूं, बट ज़्यादातर जगह यही चल रहा है कि यार आफ्टर और बिफोर दिखा देते हैं, बट उसमें है नहीं, मतलब वो भी एक तरह से मुझे स्कैम लगता है मतलब एक्चुअली। और आजकल ये भी बहुत चला है ना कि बिना की एक्सरसाइज के वेट कम करा दिया, और डाइट कुछ मतलब ऐसा बहुत सारी चीज़ इस तरह की चल रही है। हाँ यार, एक्चुअली बहुत सारी कंपनी से मैं को दैट देखता हूँ, मतलब यार लोग मेरे फ्रेंड्स कहते हैं यार वो कंपनी है, वो कह रही है आपको कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करनी, हम घर बैठे बैठे वेट कम करा देंगे, और ये हमारा कोई सप्लीमेंट ले लो, ये हमारा प्रोटीन पाउडर, बस ये शेक पीना है आपको दिन में 2 बार। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आजकल आपको पता ही होगा। हाँ, मैं तो मतलब मेरी तो डेली लाइफ में मैं काफ़ी फेस कर रहा हूँ ये सब चीज़ें इसमें। तो यार इसमें मतलब बहुत रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। मैं ब्रांड का मतलब नाम नहीं लूँगा, बट मेरी भाभी उसमें जॉब करती थी उसमें, और वहाँ पे मैंने उसका देखा कि वो किस तरह से उनका रूटीन चलता है। तो एक दिन बेसन खा लो, एक दिन ये खा लो, एक दिन वो खा लो। मैंने आपको सिंपल साइंस बताया थी क्या साइंस होती है, ठीक है, और आपको मैं बताऊँगा मेरे क्लाइंट्स के रिजल्ट कितने अच्छे हैं। लेकिन उसमें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। अब जिस दिन जैसे हम ना वीकली, तो फिटनेस इसमें जो हमारे वाली इंडस्ट्री है इसमें वीकली हम अपडेट्स लेते हैं, और 2 वीक्स में हम वेट चेक कराते हैं, जो पढ़ा है मैंने उसके हिसाब से कि हमारे बॉडी में चेंजेस आने में टाइम लगता है उसमें। अब जिस दिन मान लो कल आपको, जैसे आप हो और कल आपके साथ मेरी कॉल है एक, मैं आपसे पूछूंगा कि वेट कितना है, उससे पहले क्या करेंगे, उसको ना वो डिटॉक्स डाइट दे देंगे उस दिन के लिए। वो सारा दिन पानी ही पिएगा, सारा दिन जूसीज ही पिएगा वो। तो 2-3 किलो तो वैसे ही कम हो जाता है। अब ऐसे मैंने आज सुबह से 2 केले खाए, चाय पी है, मेरा वेट चेक कर लो, जो मेरा सुबह आया तो उससे भी कम आएगा मेरे को, है ना। अब क्या है, वो प्रोग्रेस दिखा देते हैं, ठीक है। दूसरा जो आपने बात की 8 किलो 9 किलो कम करने के लिए बोलते हैं, ठीक है यार, ये बहुत ज़्यादा होता है पता है, और ये सबसे गंदी चीज़ है। इसका अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस समझोगे ना, जैसे मैं जिसकी बात की थी कि उनको पूरी किट आ रही थी, सब चीज़ आ रही थी, और मतलब तो उनका ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी। तो उनको क्या करा, फर्स्ट मंथ में उनका 10 kg कम करा दिया। वो सोचो एक फीमेल की बॉडी में इतना वेट कम होना अच्छी बात नहीं है। सब कुछ तो हार्मोन्स पे चल रहा है, उनको तो वैसे इतना फ्लक्चुएशन होता है हार्मोन्स का, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने क्या करा वहाँ पे, आपने डाइट में कुछ खिलाया ही नहीं, मैंने उसकी डाइट देखी, उसमें कुछ था ही नहीं, जूसी जी थे उसमें। तो उन्होंने क्या करा था, एमवे का मैं नाम ले रहा हूँ उसमें, जानबूझ के ले रहा हूँ। तो एमवे ने अपनी पूरी किट भेजी हुई है, एमवे ने नहीं, मतलब जो भी उनका न्यूट्रिशनिस्ट होगा उसने पूरी किट भेजी हुई है। उसमें सुबह का शेक दिया हुआ है कि 1 स्कूप डालो और शेक पी लो। दिन में फिर उसने सैलेड खाने के लिए बोला हुआ है, शाम को एक चीला खाने के लिए बोला हुआ है, और उसके बाद फिर वो शेक जो है उसका 8,000 की किट जाती थी महीने की, और प्लस उसकी जो फीस थी अपनी, ठीक है, ये चीज़ जाती थी उसकी।
उसने 1 मंथ में 10 kg। अरे भाई नहीं खाओगे तो अपना भी कम हो जाएगा, सही बात है, उसमें वो शेक पीने की भी जरूरत क्या नहीं है, सही बात है ना। और वो इतनी खुश थी यार। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसके पास लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं मैंने देखा दोबारा वो उससे बेटर और ज्यादा गेन कर लेते अरे हैं। भाई वो आप कुछ दिन छोड़ दो यार, सोचो ना कि यार आपको, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं जाऊंगा मैं खाऊंगा, वो फिर से सही कर बात लेगा, सही बात है। है ना। बॉडी का मैकेनिज्म समझोगे तो इसी तरह से वर्क करता है। तो वो अब क्या हुआ कि उसकी किसी फ्रेंड ने बोला कि क्या तू क्या कर रही हो, कि वो मेरी क्लाइंट रह चुकी थी, उसकी फ्रेंड है ना, जो मेरी क्लाइंट है उसकी फ्रेंड, मतलब मेरी फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है हमारी दोनों की। उसने जाकर उसको डाइट चार्ट मेरे को भेजा, गौरव ये देख क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, और ये इतनी खुश हो रखी है कि इसका 10 किलो कम हो गया, और इसको इसकी उसकी बहन की बेटी की शादी थी कुछ करके, मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तो शादियों के लिए अक्सर लेडीज करती हैं, मेरा शादियों के लिए अक्सर करती हैं, 2 महीने है मेरा लहंगा पहनना है, मुझे ये पहनना है। तो पता है फिर क्या हुआ कि उसने मुझे भेजा, हम दोनों ने फिर डिस्कस किया उस चीज़ को। तो मैंने भी बोला मैं क्या, रही तो बहुत जो प्रैक्टिस है अच्छी फॉलो नहीं कर रहे ये लोग, इसमें ये तो होनी नहीं चाहिए इसमें। और कितना सारे चेंजेस बॉडी में आए होंगे, क्योंकि एकदम से आपने पूरा, यार बॉडी में खाली वेट ही थोड़ा होता है। हाँ सही बात है ना यार, हम ना वेट लॉस गलत बोलते हैं, पता है, फैट लॉस बोलना चाहिए उसको हमें। हाँ सही बात है ना, फैट लॉस सब पार्ट होता है हमारा, वेट में तो साथ साथ बहुत सारी चीजें सोचो ना कि हमें बोन कम करनी है, नहीं करनी, हमें वाटर बॉडी का कम करना, नहीं करना, हमें मसल्स कम करनी, नहीं करनी, हमें तो खाली फैट कम करना है ना, उसको हम वेट लॉस भी नाम कर देते हैं मेरे हिसाब से। और सब कुछ उसमें सब कुछ कम हो जा रहा है जो कर रहे हैं, क्योंकि मसल्स भी कम हो रही हैं यार, पूरा का पूरा फ्लश आउट कर दिया आपने, पूरा का पूरा, उसमें वाटर आपका रिप्लीट होता जा रहा है बॉडी से, आपकी बोन डेंसिटी कम होती जा रही है। अरे कितनी बड़ी चीज है, वो बेहोश हो जाए, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है सब ना, चक्कर आ जाना या होता है। अरे यार होता है, ये सब चीजें जो आप बोल रही है होता है। तो उसका फिर मैंने जब डिस्कस किया, फिर उसने मेरे सामने सेम एक्सपेक्टेशन रखी कि यार मुझे ना गौरव 1 महीने में 8 किलो कम करवा दो, चलो मैं उसको छोड़ देती हूँ, है ना, आप मेरा करवा दो। मैंने मना कर दिया उसको, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरी प्रैक्टिसेस कहती हैं कि आपको, अगर आप ओबीज हो तो आप 1 से लेके 5 किलो के बीच में कम कर लो, अगर आप ओवरवेट हो तो 1 से लेके, मतलब जो भी आपका 3 के बीच में आप कम कर लो। वैसे आइडियल जो बोलते हैं 0.8 बोलते हैं कि हमारा 0.8 kg हमारा हर उसमें कम होगा, मंथ में नहीं, मंथ में तो 2 के आसपास मैं जो अपने क्लाइंट से लेके चलता हूँ, हाँ वीकली या फिर 2 वीक्स का हम लेके चलते हैं। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि हमारा यार जो टारगेट रहेगा वो 1.6 से लेके और 3 तक मैं आपको दे रहा हूँ। और अभी रिसेंटली आप जानते हो, हम हमारे दोनों कॉमन फ्रेंड है, मतलब नाम नहीं लेंगे, बट उनका आइडियल तरीके से उनका वेट लूज हो रहा है उनका भी, और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं और इतने खुश हैं वो लोग ना। तो ये प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है कि 8 किलो कम कर लो, ये सब चीजें कर लो, सही बात है, इस तरह से। तो ये नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, फीमेल के साथ तो कम से कम मत करो यार, मतलब किसी के साथ ही मत करो, वो बहुत ही गंदी प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं यार ये। जैसा कि आपने बताया मोस्टली क्लाइंट्स आपकी फीमेल है, हाँ, मतलब ये मतलब फीमेल सी क्यों, और क्या क्या चैलेंजेस उनको स्पेशली आते हैं? यार देखो, मेल्स में ना, जो फीमेल मैंने, मतलब ऐसा कोई इंटेंशनली मैं समझ रहा हूँ, नहीं देखो ना, लेकिन वो दिन भर घर में रहती हैं और जनरली वो ज़्यादा परेशान हो रही हैं, जल्दी नीज में पेन आ जा रहे हैं, मेल फिर भी थोड़ा एक्टिव है, मतलब वो रीज़न है, तो वो लोग ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से। अच्छा, मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा इसमें ना। तो हमने ना स्टॉल लगाया था पिछले दिवाली पे, तो हमने वहाँ से कुछ इंसाइट्स देखी। जो मेल है उसमें ना एक्सेप्टेंस नहीं है अपने वेट को लेके, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे अभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो खाते पीते घर का बोलते हैं अपने आप को। हाँ फीमेल में क्या है वहाँ पे एक्सेप्टेंस है, हाँ, और वो किसी चीज़ को करना चाहती है ना जब, भाई वो बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ अपने साथ में, कि जहाँ पे उन्होंने ठाना, मेरा अभी तक पता है एक या 2 क्लाइंट ऐसे रहेंगे जिन्होंने बैकआउट किया होगा, सब ने स्टार्ट किया तो एंड करके मानी है, पूरा बीच में भी नहीं छोड़ा भाई, बीच में भी नहीं छोड़ा। और आज के टाइम में उन्होंने, जब उनका कंप्लीट हो गया, आज भी उनका कॉल आता है, उनका जब मैसेज आता है तो आज भी उसी वेट पे हैं वो। तो ये था कि इसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, इसमें जो मेल हमारे जो है उसमें फीमेल ही क्यों, और वहाँ पे चैलेंजेस मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे यार एक तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है सारी की सारी, ठीक है, वहाँ पे अवेयरनेस कम है उसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो घर में रहती हैं, एक्टिविटीज़ थोड़ा कम रहती हैं उनकी, ऑल्दो घर में बहुत काम करती हैं वो, बट आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए तो उतना वो नहीं रहा उसमें। दूसरा जो वहाँ पे मैंने फील किया, वहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होती, वो मतलब बिल्कुल नहीं होती। बट आफ्टर मतलब पोस्ट पार्टम जो मैं बोलूँगा उसमें, तो उसमें क्या होता है कि वो उनको बेबी कैरी करना होता है। वो बच्चे पैदा करना भी कोई ईजी टास्क नहीं है, बहुत टफ टास्क है। बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनको फीड करने के चक्कर में अपने आप को सेक्रीफाइस करती हैं, फिर उसके बाद फिर वो उनके जो बैक पेन, ये बहुत कॉमन है, नर्व्स वीक हो रखी हैं सबकी, क्योंकि बच्चे को उन्होंने कैरी किया है ज़्यादातर एक हाथ, या तो जो भी उनका डोमिनेटिंग हैंड है वो वहाँ पे उनका हो रखा है, तो वो वाली है।
एक चैलेंज उनका अफोर्डेबिलिटी है, उनके हाथ में पैसा नहीं है, उनके हाथ में जो ये तारा वाला जो कॉन्सेप्ट था ये उसमें एक वो भी रहा कि जो मुझे भी अभी पता चला कि वहाँ पर इतना इशू है, तो उसमें मैं काफ़ी हेल्प करता हूँ लोगों की कि अगर नहीं है तो अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि उनके पैसा नहीं होता उनके पास यार, ठीक है, तो वो एक चीज़ आ जाती है। अब नी पेन उसमें आ जाता है, जैसे मान लो किसी एक कोई फीमेल आई, उसने मुझे बोला कि मुझे वेट लूज़ करना है, तो मैं बोलूँगा डाइट करो और वर्कआउट करो, सिंपल है, ये तो बोलूँगा मैं उससे। बट उसका क्या, उसके नी पेन कर रहा है तो वॉक नहीं कर सकती, सही बात है, शोल्डर पेन कर रहा है तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास 100% अगर मैं लेके चलूँ तो उसमें से 80% लोग नहीं कर पा रहे एक्सरसाइज, कहीं ना कुछ ना कुछ इनको इशू है, किसी को नेक का इशू है, किसी को कुछ इशू, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं वहाँ पे। और लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है यार, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका मतलब डिटर्मिनेशन बहुत हाई है यार, उनका बहुत ज़्यादा हाई है उनका। और अगर मैं आपसे कोई एक पर्टिकुलर एक फिटनेस टिप पूछूं कि जो सबको सब इजीली फॉलो कर सकते हैं, तो क्या टिप दोगे आप? यार कोई एक टिप तो कुछ नहीं है, मतलब मैं बोलूँगा प्रोसेस फॉलो करो किसी भी चीज़ में। अगर आप अगर मतलब डाइट फॉलो करो, उसको प्रोसेस फॉलो करो, कोई हैक सिस्टमैटिक वे में चलो मतलब। और अगर आप रनिंग कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, टाइम दो उस चीज़ को, मतलब उसमें टाइम दोगे तो मुझे लगता है कि वो अब अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे उस चीज़ में। एक्चुअली बहुत सारे रनर्स होते हैं जो इंजरी को लेकर बैठ जाते हैं, कई बार एग्रेसिवली रन किया विदाउट ट्रेनिंग और कोई प्रॉपर प्लान फॉलो नहीं किया, तो इंजरी से बैठ ही जाते हैं एग्जैक्टली। वो इंजरी मैनेज कैसे करें, उसमें कुछ आप कुछ बोलोगे? देखो मैनेज कैसे करें, इसको हम एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम बाद में कवर करेंगे कभी। बट मुझे बस इसमें यही कहना है कि अगर इंजरी हो रही है, इंजरी पार्ट ऑफ गेम है। और जो मैंने देखा है कि लोग ना ज़्यादा शेयर नहीं करते अपनी इंजरी को, तो मैं अपनी स्टैट्स शेयर करेंगे कि मैंने इतना रन कर लिया, मैंने इतना लिफ्ट कर लिया वेट, आज मेरा ये पीबी है, वो सब चीज़ें कर लेंगे, बट कभी भी वो अपनी इंजरी को शेयर नहीं करते। और एज अ सीनियर रनर है ना, चाहे वो अनुराग हो, चाहे सुमित हो, चाहे ऋषि हो, चाहे कोई भी हो, जैसे फीमेल रनर की बात करूँ, श्वेता है, मनदीप है, और जो मैं अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ खाली, तो किसी को भी है तो उसको ना नॉर्मलाइज करना चाहिए इस चीज़ को कि यार शेयर करना चाहिए। इंजरी अगर हुई है उससे जो लर्निंग हुई है वो शेयर करनी चाहिए, उससे ना दूसरे लोगों को हेल्प मिलेगी, ठीक है, कि अपनी, क्योंकि मैंने देखा कई लोग ना पता है आते हैं, इंजरी हो जाती है, फिर वो कभी वापस ही नहीं आते। बहुत लोगों को देखा है ना, सालों फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार इससे तो इंजरी हो गई, बट ये पार्ट ऑफ गेम है यार। आप गलत मैसेज भी देते हैं दूसरे लोगों को, गलत मैसेज देते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और एक चीज़ को समझो यार, आप कोई मतलब किपचोगे से या फिर आप ये हमारा नीरज चोपड़ा से ज़्यादा तो नहीं हो। मैं नीरज चोपड़ा का पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो 7 महीने बेड रेस्ट पे था अभी। सोचो यार, वो बड़ा मतलब गोल्ड ला रहा है, वो इंजरी को ऐसे हंस के बता रहा है, तो आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसके ऊपर कुछ बीती नहीं होगी, उसके ऊपर है ना, वो एक प्रोसेस से गया होगा। वो काफ़ी उसने जब पीएम से बात होती है आफ्टर जो उसने सिल्वर जीता था कि सर मुझे ये पेन हो रहा है, वो कर रहा था उसमें, जबकि उसका ब्रेड एंड बटर वो है, ब्रेड एंड बटर वो है यार, उसकी तो आइडेंटिटी वो है ना, वही कह रहा हूँ, सब कुछ वही है उसका। हाँ, बोल्ट अपनी लास्ट रेस पूरी नहीं कर पाया था 100 मीटर की, उसको वहाँ पे क्रैम्प आ गए थे, जो भी इसको हुआ था, उसकी जो वो थी, इसकी बोन थी, मतलब जो बैक का इशू था उसको, तो बट ये है ना कि उसको मुझे लगता है थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना चाहिए। इंजरी पार्ट ऑफ गेम रहेगी, अभी भी है, आगे भी रहेगी, और कैसे मैनेज करना इसको हम बाद में कभी लंबा डिस्कशन करेंगे दोनों, कि आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगे, मुझे पता है, डिस्कस करेंगे, तो इसको अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी आप इतना रन करते हो, रेगुलर इतनी सालों से रन कर ही रहे हो, ऐसा क्या है जो आपको इंस्पायर करता है रन करने के लिए? आप नॉर्मल भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या बॉडी शॉडी बना के भी रह सकते हो, रनिंग ही क्यों? या देखो रनिंग, अब ऐसा नहीं है कि रनिंग है खाली, अब तो मैं इसको, मैंने बोला कि मैं फिटनेस को कैसे अम्ब्रेला देखता हूँ। अभी मैंने रनिंग कम भी कर दिया काफ़ी, अभी मैं जिम पे ध्यान दे रहा हूँ। आपका टारगेट है 130? हाँ 130 टारगेट है, वो अचीव करना भी है, वो करना है भाई। हाँ, लेकिन ये माइंड में तो देखो रनिंग मेरे लिए मेडिटेशन है। जब भी मुझे किसी भी चीज़ का सवाल का जवाब नहीं मिलता ना मुझे, तो मैं रनिंग करने चला जाता हूँ। बाकी इंस्पायर क्या करता है मुझे, एक तो मेरी कम्युनिटी बहुत इंस्पायर करती है, जिसमें कि मेरा जो कोर ग्रुप है उसमें कि जैसे रंजन हो गया, अनुराग है ना, और उसमें रब्बी है, उसमें मनदीप है, श्वेता है, तो सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ है, मतलब सबसे अलग अलग चीज़ों से आप इंस्पायर होते हो, ठीक है। जैसे अनुराग के एक कमिटमेंट है अपनी चीज़ों के लिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है ना, वो रंजन बहुत इजी टू गो है, वो सारी चीज़ें, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी हैं सारी चीज़ों की। तो यही चीज़ें इंस्पायर करती हूँ। बाकी फैमिली सपोर्ट बहुत है यार, मेरी वाइफ मुझे बहुत सपोर्ट करती है, माँ मुझे बहुत सपोर्ट करती है मेरी, बहुत जरूरी है सब चीज़ें। तो फैमिली सपोर्ट के बिना तो हो ही नहीं सकता, मतलब ना आपका ना मेरा किसी का भी नहीं हो सकता, तो ये करती है। अच्छा, बाकी लॉन्ग टर्म फिटनेस गोल क्या है आपका? लॉन्ग टर्म फिटनेस गोल ना, अभी जैसे मैंने बताया कि सारी चीज़ें की है, तो रनिंग में हमने डिस्कस किया सब 91, तो मेरी विश लिस्ट है एक्चुअली एक
तो उस विश लिस्ट में मुझे मिक्स मार्शल आर्ट करनी है, क्या बात है। ठीक है, मुझे आयरन मैन करनी है, मुझे स्विमिंग करनी है, ठीक है, और मे भी कुछ अदर स्पोर्ट में एक्सप्लोर करूँ। रनिंग तो हमेशा रहेगी, ओके, है ना, रनिंग तो कहीं नहीं जा रही, रनिंग हमेशा रहेगी इसमें। नहीं काफ़ी अच्छा है, और आज तो काफ़ी मज़ा आया मुझे सच में, क्योंकि हम काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हमारी रनिंग में भी, हम लोग साथ में रन करते हैं और काफ़ी कुछ हम डिस्कस किया, बहुत कुछ नया था मेरे लिए और काफ़ी कुछ हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं। और गाइस, कोई भी आपका क्वेश्चन है फिटनेस से रिलेटेड, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं गौरव का मेंशन करूँगा इंस्टा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो गौरव यार, काफ़ी अच्छा लगा जाए, बहुत मजा आया सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यार।